बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहर बानो अवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है। मैं हूँ अजीम राना। हम ये उम्मीद करते हैं, ये तवक्को करते हैं आप जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, आपके दिन का आगाज़ मुस्बत अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। तो इससे पहले कि प्रोग्राम आगे बढ़े, शहर बानो से मेरा एक बड़ा ही ज़रूरी सवाल। और शहर बानो, ये मैं सोच रहा था कल क्यों आते ही सुबह सवेरे मुझे सवालात की बौछार शुरू कर देते हैं। वही बता रहा हूँ कि रात मेरे यहाँ सोती नहीं, आप ये सोचते हैं शहर बानो से क्या सवाल करूँगा। आ जाता है, ख्याल आते हैं जी। तो मेरे जहन में एक सवाल था, मैंने सोचा सुबह जब प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा तो शहर बानो से पूछूंगा। और वो ये कि आप माशाल्लाह से शादीशुदा हैं, तो मुझे ये बताएं कि सिंगल लाइफ ज़्यादा बेहतर थी या मैरिड लाइफ ज़्यादा बेहतर? बहुत मुश्किल सवाल। अच्छा, बहुत मुश्किल सवाल। अच्छा, सिंगल लाइफ का अपना मज़ा है, उसका मुझे लगता है कि उसमें आप बेफिक्र होते हैं, आपके ऊपर कोई किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो एक सिर्फ पढ़ाई का बोझ होता है आप पे। सही। सिंगल लाइफ तो हाँ, सिंगल लाइफ पे, और पैसे भी आपने अपने अब्बा से लेने होते हैं या अपने बड़े भाइयों से लेने होते हैं। तो उसके बाद फिर ये है कि आप सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अगर आप की ज़्यादा टेंशन क्या होती है अजीम के पता नहीं मेरी शादी कहाँ होगी, पता नहीं मेरा जो पार्टनर है वो कैसा होगा, पता नहीं क्या सब कुछ चलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि मैं शादी के बाद भी इतनी खुश हूँ। शादी के बाद फीलिंग कैसी रहती है? मेजर डिफरेंस सिंगल लाइफ का और शादीशुदा लाइफ? मेजर डिफरेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पहले आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती अपने सिवा, शादी के बाद आप पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ये फैमिली टू फैमिली वेरी करता है कि आप पार्टनरशिप की भी तो लोग बात करते हैं, कंपेनियनशिप की भी लोग बात करते हैं कि हर दुख और सुख का साथी मिल जाता है, तो जिंदगी आपकी भी शादी होने वाली है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ज्यादा नहीं, मुझे तो मैं पूरा भरोसा कर रहा हूँ आपकी बात पे कि आपने ये बताया है कि जो शादीशुदा जिंदगी है वो ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। जो अब तक मुझे समझ आई है ना, मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि ये डिपेंड करता है आपके पार्टनर पर या जिस फैमिली में आपकी शादी हुई है उन सब पर, कि आपका और उनका आपस में रिलेशन कैसा हुआ। और ठीक है, ऐसा नहीं होता कि किसी भी फैमिली में आप गए और आप वहाँ पर जाके झट से मिक्स हो गए और आपका और उनका जो मिजाज है वो मिलना शुरू हो गया। नहीं, वक्त लगता है, वक्त में कुछ चीज़ें आपने सेक्रीफाइस करनी है, कुछ आपके पार्टनर ने सेक्रीफाइस करनी है, कुछ अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो फैमिली ने सेक्रीफाइस करनी है। वैसे शेरबानो, हमारे पास ना इस हवाले से एक रिसर्च भी है। अमेरिकी कंपनी गैलप सर्वे के मुताबिक शादीशुदा अफराद किसी भी दूसरे रिश्ते की हैसियत में रहने वालों के मुकाबले में नुमायां तौर पर खुश होते हैं। और इस सर्वे में 2.5 मिलियन से ज़्यादा अमरीकी अफराद से ये कहा गया कि वो 2009 और 2023 के दरमियान अपनी ज़िंदगी को 0 से 10 तक ग्रेड करें, नंबर दें। तो सर्वे के मुताबिक अदाद-ओ-शुमार से ये पता चला कि शादीशुदा अफराद ने इस अरसे में गैर शादीशुदा अफराद के मुकाबले में ज़्यादा खुशी और इत्मीनान महसूस किया है। तो आपकी बात को तो अब सर्वेज जो हैं वो भी मैच कर रहे हैं, वो भी सेकंड कर रहे हैं। और इसमें पता क्या होता है, शादीशुदा में सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि आपके दुख को बांटने के लिए ना कोई दूसरा होता है, आपकी खुशी को बांटने के लिए भी कोई दूसरा होता है। और दूसरा, आपकी जो औलाद मिलती है ना आपको शादी के बाद, वो सबसे बड़ी नेमत है। और वो प्यार, वो खुशी, वो फीलिंग्स मदर की या फादर की, मेरे ख्याल से वो पहले कभी किसी को नहीं आती, और इसीलिए इस रिश्ते को बिलॉस भी कहा जाता है। तो सिर्फ शादी नहीं, मैं फिर बिला झिझक जो है वो शादी कर लूं है, ये बिल्कुल। वैसे भी कौन सा आपने नहीं करनी चाहिए, अगर हम कहें नहीं है तो शादी देखिए वो लड्डू है जो खाए तो वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। ये अलग बात है कि जो नहीं करता बहुत जरूरी है, करनी चाहिए जिंदगी में। लाइफ पार्टनर होना चाहिए, कंपेनियनशिप होनी चाहिए। और बात वही है जी कि आपको एक जब साथ एक हमसफर आपके साथ होता है ना जिंदगी में, तो वैसे शहर बानो सोच रही होगी कि इतनी बुजुर्गों वाली बातें क्यों कर रहे हैं, इतनी संजीदा बातें क्यों कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ अजीम, आपकी शादी होने वाली है तो इतनी बड़ी-बड़ी बातें करेंगे ही तो बेहतर। मुझे आजकल इस तरह की बातें सुनने को मिल रही है ना अपने इर्द-गिर्द से, तो मैं सोच रहा हूँ वही बातें मैं आगे ट्रांसफर करता हूँ। शादी से पहले बड़ी खुशी होती है कि मतलब पता नहीं मेरी लाइफ चेंज होने वाली है ये, और बड़ा एंजाइटी का मौका भी होता है उस टाइम। आपको इतनी एंजाइटी होती है ना कि मैं क्या करूँ, खुशी के लम्हात है ये, इन्हें भरपूर एंजॉय करना चाहिए, एंजाइटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बट ये रिसर्च बहुत अच्छी है कि वक्त पर शादी करें, जल्दी शादी करें, शादी के बाद आपकी लाइफ जो है ज़्यादा खुशहाल होती है। मोस्टली लोगों की, सबको नहीं मैं कह रही, अगर कुछ देखने वाले मुझसे नाराज हो रहे हैं तो उनको मैं नहीं कह रही, लेकिन मोस्टली लोग जो है ना, मोस्टली लोग एंजॉय करते थे शादीशुदा जिंदगी को, करनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान का एक बड़ा मुनफरिद हल्का मिला है हमें, जहां जिंदगी की सेंचुरी मुकम्मल करने वाले 122 अफराद ने वोट कास्ट किया इस बार इलेक्शंस में। कहीं ऐसे वोट कास्ट नहीं कर दिए कहीं के नाम पे, यानी 122 अफराद ने वोट डाला और वो 100+ उनकी 110 ऑलमोस्ट जो है वो उनकी 110 साल उम्र बताई जा रही है। 122 लोग। पंजाब के इलाके मुरीद के हल्का की बात की जा रही है, NA 113 है, जहां 110 साल से बड़ी उम्र के 122 अफराद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया।
इस पर वैसे मेरे ख्याल से थोड़ी सी रिसर्च मजीद करनी चाहिए कि वाकई इन लोगों ने वोट कास्ट किया है, इतने लोग वहाँ पे हैं। ये भाई रिसर्च ही सामने आई है, पूरी डिटेल सामने आई है और तकरीबन 5,35,000 रजिस्टर्ड वोटर्स ने इस हल्के में कुल 2,66,842 हैं जो वो अफराद जिन्होंने वोट कास्ट किया। और फिर 15 उम्मीदवार यहाँ से मैदान में थे, जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं जी अहमद अतीक अनवर 1,19,407 वोट लेकर वो पहले नंबर पर रहे इस हल्के में। तो इंटरेस्टिंग बात वही है कि 122 अफराद इस हल्के में ऐसे पाए गए जो 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं और इस हल्के में अगर टर्नआउट की बात की जाए तो वो 49.88 रहा। यानी ये कहा जा सकता है कि इस इलाके में सिर्फ बुजुर्ग तरीन अफराद ने ही वोट कास्ट नहीं किया, बल्कि वहाँ पर जो उनके जवान, उनकी आने वाली नस्लें हैं जो आ चुकी हुई हैं, उन्होंने आने वाली नस्लों को बताया कि वोट कास्ट करना चाहिए। ये मुरीद के हल्का NA 113 को ना ब्लू जोन कर देना चाहिए। याद है हमने एक दफा ब्लू जोन की खबर शेयर की थी अपने नाजरीन के साथ कि दुनिया में जहां जहां पर लोगों की एवरेज एज मोर देन 100 है उन्हें ब्लू जोन, उन एरियाज को ब्लू जोन करार दिया गया। लाइफस्टाइल क्या है, तो इसको भी ये करार देना चाहिए NA 113 को। और इससे पहले तो मेरा तो ये ख्याल था कि शायद जो हिली एरियाज हैं, तो ये लाहौर के करीब है ना। हाँ, GT रोड पे हाँ, तो मैं समझी कोई पहाड़ी इलाका होगा। पहाड़ी इलाकों में मैं भी सोच रहा था ना कि जहाँ पर बड़ा साफ सुथरा माहौल, जहाँ पर होगा नेचर के करीब है और वो वाली लाइफ गुजारते हैं जो ऑर्गेनिक होती है, ज़्यादा मुशक्कत करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है पहाड़ों पर उतरना, पहाड़ों पर चढ़ना, इस तरह से जो बॉडी है ना वो वर्कआउट करती रहती है और उसकी वजह से उनकी जिंदगी जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन मुरीद के में ऐसा कुछ नहीं है, पीछे रहते हैं। लेकिन मुरीद के में तो ऐसा कुछ नहीं है। मुरीद के वो जो लोग रहते हैं वो मैसेज करके बताएं सुनो पाकिस्तान के पेज पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर शहरबानो_अवान में कि ऐसी कौन सी खुराक खाते हैं जो 110 साल उनके इतने माशाल्लाह इतने ज़्यादा बुजुर्ग वहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी अच्छी बात है। और इससे एक चीज़ हमें मिलती है कि अगर इस एज में जाके भी उन्होंने इस चीज़ को समझा कि कितना अहम है वोट कास्ट करना, और उन्होंने फिर अपनी आने वाली नस्लों को बताया, तो पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। वफाक में हुकूमत साजी के लिए पुराने इत्तेहादी एक बार फिर सरगर्म हो चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की नंबर गेम पूरी करने की कोशिशें जारी हैं। जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त शहर इक़्तिदार सियासत का गढ़ बन चुका है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग और JUIFA की क़यादत ने इस्लामाबाद में डेरे डाल लिए हैं। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ फार्मूलों पर भी गौर किया जा रहा है। एक इंतहाई अहम अगर बात करें पावर शेयरिंग फार्मूले की तो वो भी सामने आ रहा है, जिसके मुताबिक जिस पार्टी के नंबर ज्यादा होंगे वो पहले 3 साल हुकूमत करेगी। बिल्कुल। और फिर अगले 2 साल दूसरी पार्टी का जो वजीर आजम है उसे मौका दिया जाएगा। आसिफ जरदारी अगले सदर होंगे अब तक की जो इतलात हैं। और तो मरियम नवाज पंजाब की वजीर आला होंगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुतादिद अरकान ने नून लीग से इत्तेहाद की मुखालिफत कर दी और उन्होंने ये तजवीज़ दी अपनी क़यादत को कि अगर तो कोई हुकूमत मजबूत बनती है, अगर मजबूत हुकूमत बनाने का मौका मिलता है पीपल्स पार्टी को, फिर तो बिलावल भुट्टो ज़रूर वज़ीर आज़म बने। लेकिन अगर कमज़ोर हुकूमत है तो फिर इससे बेहतर है कि बिलावल भुट्टो अपोजिशन में बैठ जाएं। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर इस पावर शेयरिंग फार्मूले पर तज्जिया ले लेते हैं जी अदनान आदिल साहब। लेने से पहले अदनान आदिल साहब, मेरा एक मासूमाना सवाल है कि जिस तरह से जितनी मासूम आप खुद हैं चले ये बहुत शुक्रिया, ये तो कॉम्प्लीमेंट समझूंगी। ये जिस तरह से ये बांटी जा रही हैं हुकूमतें कि 2 साल फिर तुम करोगे, 2 साल मैं करूँगा, यहाँ पे जो जिस तरह से अवाम निकली, अवाम ने वोट कास्ट किया और अवाम ने चाहा कि शायद मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, ये जब ये चीज़ें सोच रहे हैं, एक तरफ कहा जा रहा है जी साडा पुत्र वज़ीर आज़म बनाओ, दूसरी तरफ कहा जा रहा है साडा भरा, तो इसमें अवाम कहाँ पे है? हाँ, ये तो डायनास्टीज़ है ना, ख़ानदानी सियासत चल रही है। अवाम का तो नहीं सोचा जा रहा कहीं पे भी। हाँ, लेकिन देखें अभी इस मफरूज़े पे बात है कि ये हतमी नतीजा है कि 80 सीटें जो हैं वो नून लीग की, 54 पीपल्स पार्टी की और 91 PTI के हिमायत याफ्ता लोगों की। लेकिन ये कि फाफन एक इदारा है जो इलेक्शन मॉनिटर करता है, उसकी रिपोर्ट आई है कि 135 कौमी असम्बली के हल्के ऐसे थे जहाँ रिटर्निंग अफसरों ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए और जो पार्टीज़ के नुमाइंदे थे उनकी मौजूदगी में टेबुलेशन ऑफ रिज़ल्ट नहीं किया। तो अगर ये इलेक्शन के जो रिज़ल्ट चैलेंज हुए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, अगर ये इसमें कुछ रिविज़िट हो गए और रिकाउंटिंग में या दोबारा उसमें तहकीकात में रिज़ल्ट तब्दील हो गया, अगर 10-15 हल्के भी तब्दील हो गए तो सारी गेम तब्दील हो जाएगी। तो बहरहाल अभी पीपल्स पार्टी का जो इजलास हुआ इस्लामाबाद में उसमें इख्तलाफ राय था शदीद। पीपल्स पार्टी के अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमें हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहिए और PTI से भी बात करनी चाहिए, और अभी आज उनका दोबारा इजलास हो रहा है। तो पीपल्स पार्टी अभी यकसू नहीं है। पीपल्स पार्टी के बहुत लोग ये समझते हैं कि अगर हम
मखलूत हुकूमत में शामिल होंगे कमज़ोर सी, तो हमें नुकसान होगा सियासी तौर पे। पीपल्स पार्टी ये समझती है। हाँ, वो कह रहे हैं ये जो फार्मूला है ना कि 2 साल 3 साल Exactly. और सदर वाला, इस पे तो गौर ही नहीं हुआ। होना भी नहीं असल चाहिए। बात ये डिस्कस हुई है कि क्या हमें मखलूत हुकूमत में जाना चाहिए या नहीं जाना सही। चाहिए, और क्या नून लीग के साथ जाना चाहिए, और फिर ये कि क्या अगर मखलूत हुकूमत बने हम उसमें बैठें। बल्कि बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है एक दफ़ा वोट दे दें मगर खुद अपोजिशन में ही बैठें। ये हाँ होता है जी, बाज़ फैसल वक़्त। करीम कुंडी की जानिब से भी कहा गया है जी कि हो सकता है आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में हो, लेकिन विफाक में वो सपोर्ट कर रही हो नून लीग की। हाँ, उसमें ये होता है कि देखें आप वोट तो दे देते हैं एक दफ़ा, हाँ। लेकिन बैठते अपोजिशन में हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि जब चाहे आप सपोर्ट वापस ले लें, तहरीक अदम एतमाद दें, तो फिर वो हुकूमत जो है काफ़ी डगमगाएगी। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के अक्सर लोग जो है ना वो हिचकिचाहट का शिकार हैं, वो हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते मखलूत हुकूमत में, लेकिन शायद आसिफ जरदारी का वीटो पावर यहाँ पे चले, और वो चूँकि उनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग भी है और उन्होंने एक एलामिया भी जारी किया है कि हम ताउन करते रहेंगे नून लीग के साथ, तो फिर बिल आखिर ये दोनों, क्योंकि पीटीआई का पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ इत्तेहाद बनाकर हुकूमत करना मुमकिन नज़र नहीं आता, और उनके अपने नंबर पूरे फ़िलहाल नहीं है, बाद में हो जाएं तो अलग बात है, लेकिन 134 नंबर चाहिए, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग के मिलने से ही पूरे होते हैं। अगर पीपल्स पार्टी शामिल ना हो और बाकी सारी पार्टियां जमा हो जाएं पीटीआई के अलावा, तब भी नहीं हुकूमत बन सकती। तो अदनान साहब, अगर नून लीग ये जिम्मेदारी अगर लेती है और वो ड्राइविंग सीट पर आते हैं, सब मिल जाते हैं और वज़ीर आज़म नून लीग की जमात से होता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या सियासी मुस्तकबिल मौजूदा सूरत हाल को देखकर आप प्रेडिक्ट करते हैं नून लीग का? ये तो है कि कब तक इनमें हम आहंगी रहती है, कब तक सरकारी मशीनरी इनका साथ देती है। मुश्किल काम होगा, मुश्किल काम होगा। मखलूत हुकूमत बहुत कमज़ोर होगी, चैलेंजेस बड़े बड़े हैं। मसलन IMF से अब डील ख़त्म हो रही है हमारी, मार्च में नया मुआहदा होना है। पिछली बार भी जब मुआहदा हुआ था उन्होंने PTI को भी कॉन्फिडेंस में लिया था, तो अब वो कहेंगे कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो PTI है, उसके हिमायत याफ्ता लोग हैं, तो वो उनको भी ऑन बोर्ड लेना होगा। तो क्या PTI इस मरतबा ताउन करेगी? IMF के बगैर जो है मईशत आगे चल नहीं सकती, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो जाएगा। तो ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, और इतलात ये आ रही है कि नवाज शरीफ अभी भी वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं। मखलूत हुकूमत में भी बाज़ लोग कह रहे थे कि शायद शहबाज शरीफ हों, बाज़ लोग कह रहे हैं मरियम नवाज़ हों। तो अभी पंजाब में कौन चीफ मिनिस्टर बनता है? ये भी कहा जा रहा है कि सदर की कुर्सी पर कोई खातून भी हो सकती है। हाँ, फरियाल तालपुर का कहा जा रहा था, लेकिन फरियाल तालपुर के बारे में ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि शायद इस मरतबा सिंध की चीफ मिनिस्टर बन जाएं। लेकिन एक बात तो है कि ये खबरें पीपल्स पार्टी की जानिब से आ रही हैं कि फरियाल तालपुर को कोई बड़ा ओहदा मिलेगा, चाहे वो चीफ मिनिस्टर सिंध हों, चाहे प्रेसिडेंट हों। तो अभी पीपल्स पार्टी यकसू नहीं है। पीपल्स पार्टी में जो पंजाब के लोग हैं वो समझते हैं कि अगर हम मखलूत हुकूमत नून लीग के साथ बनाएंगे तो पार्टी को बहुत नुकसान होगा। अदनान साहब, फवाद चौधरी ने बोला है कि आने वाले दिनों में वो मखलूत नहीं बल्कि कौमी हुकूमत देख रहे हैं। मुश्किल लगता है, क्योंकि बानी PTI जो हैं वो उनका इस तरफ माइल नहीं है कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठे। बिल्कुल, ये तो सामने क्लियर है। होगा तो शायद अपोजिशन में ही बैठे। कौमी हुकूमत होता क्या है एग्जैक्टली? कौमी हुकूमत का पाकिस्तान में शोर रहता है कि तमाम सियासी जमातें मिल के हुकूमत बना, यानी मखलूत में भी तो सब मिलजुल के ही। हाँ, लेकिन उसमें देखें मखलूत में तो ये भी हो सकता है ना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ मिल जाए और JUI वो फिर सब में मिलना, लेकिन उसमें ये है कि तमाम जमातों की रिप्रेजेंटेशन, PTI भी शामिल हो जाए, तो वो कौमी हुकूमत यानी तमाम कौमी सियासी जमातें मिल के बना ले। उसके लिए फिर शायद ये कि PTI के लोग तोड़कर एक बड़ा धड़ा बन जाए और फिर उसको शामिल कर लेके कहें कि ये कौमी हुकूमत है। लेकिन PTI से कोई बड़ा धड़ा टूट जाएगा, 2-4 लोग तो टूट सकते हैं, लेकिन ये कि बड़ा धड़ा टूट जाएगा मुझे इम्कान नजर नहीं आता। क्या गारंटी है? कोई अगर हल्फ लिया जाएगा या जो लिए गए इससे पहले, तो क्या वो गारंटी है? नहीं, गारंटी तो नहीं है, मगर ये कि अवाम का प्रेशर बहुत। अदनान साहब, जाते जाते 3 बड़े इस्तीफे कल सामने आए हैं, जहांगीर तरीन का, परवेज़ खटक का और सिराजुल हक साहब का। तो आप कैसे समझते हैं इन तीनों को? अलग अलग है। परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन तो बाकी थे PTI के, तो उन्हें तो आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। लोग आमतौर पे पसंद नहीं करते कि अपने लीडर से कोई आदमी डिसलॉयल्टी करे, बेवफाई करे, तो लोग उसको आमतौर पर रिजेक्ट कर देते हैं। पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी जिन लोगों ने भुट्टो साहब से बेवफाई की, लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। इसी तरह अब PTI के साथ हुआ है कि उनसे जिन लोगों ने उनका साथ छोड़ा और मुश्किल वक्त में भी छोड़ा, मुश्किल में भी डाला, तो लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। जमात इस्लामी का ये है कि जमात इस्लामी हमेशा से एक छोटी जमात है, कोई पहली मरतबा तो ऐसा नहीं हुआ, मगर सिराजुल हक साहब ने उसकी जिम्मेदारी ले ली। तो अब वैसे भी उनके अमीर का इलेक्शन होना है, नया अमीर होगा। ये बात है कि
हाफिज नईमुर रहमान जो कराची के जी। हैं वो ज़्यादा डायनामिक हैं, इनर्जेटिक हैं, वो एक ज़्यादा। ऐसी शख्सियत के तौर पे सामने आए हैं जो पार्टी को आगे लेकर चल सकती है। स्पीच उनकी बड़ी पसंद तो की हो जाती है। सकता है कि इस मर्तबा जो है सिराजुल हक साहब अमीर मुंतखब ना ठीक है, ठीक है। अदनान साहब, ये भी खबरें आ रही हैं, पता नहीं कि इसमें कितनी हकीकत है कि परवेज़ खट्टक साहब का जो इस्तीफ़ा है ना वो सही नहीं है, उन्होंने तरदीद कर दी तरदीद है। की उनकी तरदीद तरदीद किया है। अब इसमें कोई समझ नहीं आ रही कि हाँ, इसमें हकीकत कंफ्यूजन क्या है हाँ। आमतौर पे। हो सकता है उन्होंने रिकंसिडर किया हो, जी हाँ। लोगों ने कहा हो कि इतनी जल्दी ना करें, उनके दोस्तों ने कहा हो जी बिल्कुल। कि भाई आपने तो बहुत ही जल्दी कर दी, तो अभी अभी तक तो इसमें आपका ना कोई टाइम है। क्लैरिटी सामने नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया बहुत अदनान शुक्रिया साहब, आपने अदनान वक्त साहब, दिया। तो आपने एक छोटी सी वक्त ब्रेक ले दिया। रहे हैं, उसके बाद हाजिर हो रहे हैं। आपने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। इस इलेक्शन में हमें कई सरप्राइजेस मिले हैं, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने भी इंतखाबात में नाकामी के बाद ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इजहार ख्याल किया और कहा कि मेहनत और कोशिश के बावजूद जमात को कामयाबी नहीं मिली और शिकस्त की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ, ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। तो इसी पर बात करेंगे जी। जमात इस्लामी के नायब अमीर डॉक्टर फरीद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर यही कि सिराजुल हक ने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है, बुनियादी वजह कारकर्दगी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो एक जमहूरी रवायत है और अक्सर जगह लोग इस तरह की जिम्मेदारियां कबूल करते हैं, लेकिन जमात इस्लामी में तो एक कलेक्टिव और इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है, किसी फ़र्द वाहिद की जिम्मेदारी नहीं होती। और इस लिहाज से हमारे यहाँ जितना भी ये हुआ उसके कई मस्बत पहलू भी हैं और ये कि हमारे कारकुनान ने बड़ा यकसुई के साथ काम किया। पहली मरतबा यानी एक अरसे के बाद हमने ये फैसला किया था कि हम कोई इत्तेहादी सियासत नहीं करेंगे, अपने झंडे अपने निशान पे लड़ेंगे। उसके लिहाज से एक बड़ी तादाद के अंदर लोग मैदान में उतरे, यानी 266 में से 231 सीटों पर हमारे लोग कैंडिडेट मौजूद थे कौमी असम्बली के, और 593 सूबाई में से 524 पे मौजूद थे और बड़ी मेहनत की। और उसके साथ ये रिजल्ट हुआ कि हमारा वोट बैंक जो है वो 2 गुना हो गया। तो मतलब पहलू 7 हमारी सूबाई असम्बली की सीटें आई, लेकिन कौमी असम्बली की सीटों के बारे में ये पहले से ही ट्विटर पैगाम चल रहे थे कि जी तय किया गया है कि जमात इस्लामी को कौमी असम्बली में कोई सीट नहीं दी जाएगी। हमारा एक आदमी भी होता है तो वो वहाँ पर इस यानी एक मुख्तलिफ राय रखता है, चाहे वो ट्रांसजेंडर के बारे में हो, सूद के बारे में हो। तो एक पेशबंदी आलमी एजेंडे के नुक्ता नज़र से ये की गई थी। तो सिराजुल हक साहब ने ये किया, ले हमारा यानी वैसे उनका अरसा मुकम्मल हो रहा है और उसके बाद नया इंतखाब, नए अमीर के इंतखाब का प्रोसेस भी शुरू है और 17 तारीख को हमारी शूरा का इजलास भी बुला लिया गया ताकि शूरा के सामने भी यह सूरत हाल रख दी जाए और इस्तीफ़ा रखा जाए। शूरा कबूल करती है या नहीं करती, और कबूल करती है तो क्या हिकमत अमली करती है, ये फिर 17 तारीख को पता चलेगा। आप ये कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि जमात इस्लामी को आलमी साजिश का निशाना बनाया जा रहा है? तो ये जो इस्तीफा दिया गया है ये रज़ाकाराना तौर पर दिया गया है या फिर अपनी मर्जी से दिया गया या लिया जा रहा है उनसे? नहीं, कोई लिया नहीं जा रहा। इस तरह के मैंने जैसे कहा कि यहाँ तो एक इज्तिमाई जिम्मेदारी होती है, ना ये जमात फ़र्द वाहिद की जमात है, ना किसी ख़ानदान की जमात है। और वहाँ तो कोई जिम्मेदारियाँ ख़ानदान इतने बड़े बहरान में अपने कारकुनों को मुब्तला कर देते हैं, कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो ये उनकी सिराजुल हक साहब ने एक अपनी तरफ से पेशकदमी की, वरना जमात के अंदर इस तरह की कोई सूरत हाल मौजूद ही नहीं थी किसी तरह भी। अच्छा पराचा साहब, कल आपका कोई अहम इजलास होने जा रहा है मजलिस शूरा का, तो उसमें अहम कौन से फैसले सामने आ रहे हैं? जी 17 तारीख को हो रहा है जी, और उसमें बिल्कुल ये होगा कि एक मामला तो यही होगा, वो एक अलग प्रोसेस चल रहा है। वो अमीर का प्रोसेस जो है उसका इस शूरा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस शूरा में तो सिर्फ ये बात थी कि जी जब चूँकि ये अचानक हुआ कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो शूरा के सामने ये सूरत हाल भी रखनी है,
लेकिन वो जो हमारा इंतखाब अमीर का प्रोसेस है, जो इंतखाबी कमीशन के तहत चल रहा है, वो उसी तरह चलता रहेगा। 17 फरवरी को ये इजलास होगा और फिर सूरत हाल सामने आएगी। ये बताइएगा, ताहाल जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें जमात इस्लामी कहाँ फिट हो रही है मौजूदा सियासी जो सेटअप है उसमें? लेकिन ना जी, हम तो ये देख रहे हैं कि इंतखाबात दुनिया में आते हैं इस्तेहकाम लाने के लिए। हमारे यहाँ अदम इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब यूँ लग रहा है कि जैसे कहीं भी कोई किसी जगह, चाहे वो मरकज़ है या सूबा है, वहाँ पर एक खिचड़ी सी पक रही है और उसके नतीजे में जो गैर मुस्तहकम हुकूमतें कायम हो रही हैं। आलमी सतह पर हम कहाँ खड़े हुए हैं, हमारी खारजा पॉलिसी कितनी नाकाम है, मईशत कितनी तबाह हाल है, IMF के कितने दबाव हैं, हमारे मुल्क के अंदर महंगाई का कितना बड़ा जोर है। ये सारे इशू जो हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे और कुछ को कुछ प्रोटोकॉल मिल जाएंगे, कोई बांट लेंगे 3 साल 2 साल 2.5 साल। फिर सिस्टम का हिस्सा रहने के लिए, सिस्टम का हिस्सा रहने के लिए, असम्बलियों में मौजूद रहने के लिए PTI के साथ कोई इल्हाक हो सकता है, उनके आज़ाद उम्मीदवारों के साथ कोई इत्तेहाद हो सकता है? यानी ये है ना कि जी, जहाँ पे सूबा खैबर में एक सूरत हाल है कि जी उनकी अक्सरियत मौजूद है PTI की, उन्हें हुकूमत बनानी चाहिए और हम यही तरजीह समझते हैं कि चाहे वो आज़ाद रहकर हुकूमत बनाएं, चाहे अपनी पार्टी को बहाल करवा के हुकूमत बनाएं, तो ये उनका राइट भी बनता है, वैसे तो मरकज़ में भी बनता है, तो वो उनको करना चाहिए। जमात इस्लामी से अगर कोई यानी तावन उनकी तरफ से किया जाएगा तलब, तो जमात इस्लामी जमहूरी रवायात को बरकरार रखते हुए तो जो भी तावन हमारी मशावरत के साथ होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जगह पर आप किसको देख रहे हैं आप? देखिए ना जी, अब तो एक नाम आए हैं हमारी शूरा की तरफ से, 3 नाम, लियाकत बलोच साहब का भी है, सिराजुल हक साहब का भी है और हाफिज नईम रहमान साहब की है। लेकिन ये कैंडिडेट नहीं है, यानी ये आम इंतखाब का समझा जाता है कि ये 3 आदमियों के दरमियान मुकाबला। हमारे यहाँ हर फर्द को वोट दे सकता है, यानी जो हमारे 45,000 अरकान है, तो 45,000 अरकान अपनी मर्जी किसी के बारे में भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। शूरा ने सिर्फ रहनुमाई के लिए ये 3 नाम दिए हैं कि ये भी हैं, इनको भी आप कंसिडर कर लें। सिराजुल हक साहब की अपनी राय क्या है, क्या वो दोबारा इस सीट के लिए कंटेस्ट करेंगे? ये तो कंटेस्ट तो यहाँ कोई नहीं करता, लेकिन ये रवायत एक है कि जी मादरत कर ली जाती है। जैसे मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने, मियाँ तफ़ाइल मोहम्मद साहब, इसी तरह से काजी हुसैन अहमद साहब, तो ये भी उनके ऊपर इन्हसार है। यानी किसी सूरत भी जमात में इस तरह का ना कोई दबाव होता है ना कोई है। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बड़े एक्टिवली अपनी सारा अरसा गुजारा है। अभी भी वो 55 बड़े जलसे उन्होंने इस इंतखाबी मुहिम में किए हैं, तो यहाँ कोई ये तअस्सुर नहीं है कि जी वो कोई नाकाम हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर फरीद प्राचा साहब और नुमाइंदगी कर रहे थे जमात इस्लामी की, तो उनकी जानिब से बताया गया कि सिराजुल हक साहब ने क्यों इस्तीफा दिया और जमात इस्लामी का मौजूदा सियासी सेटअप में क्या रोल होगा, आने वाले दिन किस तरह के होने वाले, तो इस हवाले से भी वो अपना एक तज्जिया पेश कर रहे थे। यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। एक तरफ हुकूमत साजी का अमल शुरू हो चुका है, तो दूसरी तरफ PTI वफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के दावे कर रही है, मगर इस हवाले से हिकमत अमली का शदीद फुकदान पाया जा रहा है। PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो उनकी जानिब से वफादारियाँ तब्दील करने का खदशा है। उसके बावजूद अभी तक तो PTI अपने आज़ाद उम्मीदवारों का फैसला नहीं कर पा रही और उन्होंने किस जमात को ज्वाइन करना है, मखसूस नशस्तें कैसे हासिल करनी है, हुकूमत कैसे बनानी है। इस वक्त तहरीक इंसाफ का पूरा जोर इंतखाबी नताइज को चैलेंज करने पर लगा हुआ है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़, और अलीम खान और ओम चौधरी समेत 18 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तें खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। PTI के सेनेटर रहनुमा और सीनियर रहनुमा जो है हमारे साथ मौजूद हैं, वलीद इकबाल साहब, तो उनको सबसे पहले वेलकम करते हैं। वलीद साहब, हम सब यही सोच रहे हैं कि PTI के आज़ाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में इलेक्शन जीते हैं, कामयाब भी हुए हैं,
हुकूमत साजी से मुतालिक पीटीआई की क्या हिकमत अमली है आने वाले दिनों में, और तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, पीटीआई फैसले क्यों नहीं कर पा रही? जी सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग जी, आपको भी, आपके व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम भी। वालेकुम अस्सलाम। और दूसरा ये कि इससे पहले कि मैं बाकी आपके सवाल का जवाब दूं, मेरे ख्याल में जो आपने बड़ी तादाद के उम्मीदवारों का कहा है उसके लिए मैं सल्यूट करता हूं तमाम पीटीआई के बैक्ड उम्मीदवारों को जो सरकारी नताइज के मुताबिक कामयाब भी हुए हैं और जो सरकारी नताइज के मुताबिक नहीं भी कामयाब हुए। सब बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के और बल्कि एक सल्यूट के मुस्तहक हैं कि जिन हालात में और जिस रियासती जबर के आगे वो इलेक्शन लड़ा गया, और उतनी ही हद तक और बल्कि उससे भी ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक वो वोटर्स हैं जो कि अपने इजहार राय के लिए और वोट के ज़रिए जुल्म का बदला लेने के लिए महंगाई के हौलनाक अजाब के तसल्लुत के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने अपने वोट से जो है अपनी राय का इजहार किया, जिसके बारे में आपने ये दुरुस्त कहा कि सबसे ज़्यादा हम इलेक्शन रिजल्ट्स को चैलेंज करने के लिए निकले हुए हैं, क्योंकि 8 और 9 की दरमियानी शब के बाद और अब से अब तक जो है वो बहुत बड़ा अवाम के मैंडेट के साथ धोखा जो है वो जारी है। और बाकी ये कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके किसी और पार्टी में जाने का खदशा है। देखें, दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन ये दबाव, खौफ, ये लालच, ये हर किस्म का हथकंडा जो है, जो कि ये जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं और पाकिस्तान का अदरवाइज भी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर एक लानत की तरह जो है उसकी लपेट में जो है ही है। और वो आज से नहीं है, वो आज से 100 साल पहले भी इस तरह होता था। लोटे तब भी होते थे, 1936-37 में मशहूर है। और वलीद इकबाल साहब, ऐसे भी होता था कि हमेशा से ही हमने ये देखा है कि जो भी सियासी जमात इंतखाब हारी है उनकी जानिब से मैंडेट चोरी होने का इल्ज़ाम तो सामने आया ही है। तो ये एक अच्छी बात भी है कि कानूनी रास्ता मौजूद है और फिर कानूनी रास्ते को अपनाते हुए इस सारे चीज़ को चैलेंज किया जाता है और नताइज सामने आते हैं। फिर बिल्कुल जी, कानूनी भी, आईनी भी, और हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हर फोरम के ऊपर ये जो है इसके खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे। कल की कोर कमेटी की मीटिंग के बाद की प्रेस रिलीज जो हमारी पार्टी की तरफ से आई है उसके भी यही अल्फाज हैं। इस सारी कार्रवाई जो है, और ये पाकिस्तान का पहला इलेक्शन है, पाकिस्तान की तारीख के 12 इलेक्शंस में से पहला इलेक्शन है जो कि था तो जमाती बुनियाद पर, लेकिन सबसे ज़्यादा कामयाबी गैर जमाती, सो कॉल्ड गैर जमाती लोगों ने हासिल की। ये पाकिस्तान का पहला इंतखाब है 12 इंतखाबात में, जिसके बारे में इतना दीदा दलेरी से एक प्रोसेस तो चल रहा था, दीदा दलेरी से गला घूंटने का पीटीआई का, लेकिन इतनी दीदा दलेरी जब इलेक्शन डे के और उसके नताइज के हवाले से हो गई, तो ये पहला इलेक्शन है जिसमें आप देख लें कि अमेरिका जैसे मुल्क का बयान किस तरह का आया है, इंग्लिस्तान का, बरतानिया का बयान किस तरह का आया है, यूरोपीय यूनियन का किस तरह का बयान आया है। वलीद इकबाल साहब, ये बताइएगा कि अभी जो सियासी, अभी जो आपके आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार आपके बड़ी तादाद में जीते हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? कौन सी सियासी जमात आपको लग रहा है इस वक्त ऐवान में है जिनके साथ इल्हाक किया जा सकता है और इक़्तिदार जो है वो कायम किया जा सकता है? जी, आई थिंक सबसे पहले तो ये बाकी जमातें, हम उनसे इल्हाक तो नहीं करने का इरादा रखते, लेकिन उनको एक उनकी ड्यूटी बनती है कि जमहूरियत के अगर अलम बरदार हैं तो मुबारकबाद दें सबसे पहले पीटीआई को। मियां नवाज शरीफ दें, आसिफ जरदारी दें, बिलावल भुट्टो दें, कि एक्नॉलेज करें। और ये जो इनकी तरफ से कॉल आई है, ये इन मुल्कों के जो आपके सबसे बड़े डोनर्स भी हैं और सबसे बड़ी आपकी डोनर एजेंसीज को कंट्रोल भी करते हैं कि इन्वेस्टिगेट करें इलेक्शन को। इसका ऑडिट होना चाहिए। फॉर्म 45 और 47 में बहुत तजाद है। और ये भी अल्लाह ताला देखें को ये शऊर दिया है अवाम को इस इलेक्शन ने और पीटीआई की कारकर्दगी ने, कि लोगों को पहले दिन से पता लग गया कि फॉर्म 45 क्या होता है, फॉर्म 47 क्या होता है। हाँ जी। हम अपनी हिकमत अमली का जो है मुनासिब वक्त पे जो कि किस पार्टी से करके अपने इंडिपेंडेंस को डिसिप्लिन में लाने के लिए, वो भी फैसला हो चुका है। ये नहीं है कि फैसला नहीं हुआ, उसका ऐलान जो है बाज़ाब्ता तौर पे होना है। और वो जब होगा, क्योंकि वो अब कोई वक्त से पहले ऐलान करते हैं तो लोगों के घरों पे डाले पहुंच जाते हैं, लोगों से गारंटी आप मतलब एज ओथ जो है वो ले रहे हैं अपने तमाम आज़ाद उम्मीदवारों से कि वो दूसरी पार्टियां ना ज्वाइन करें, ऐसा कोई खदशा मौजूद है? क्योंकि कुछ लोग तो जा भी रहे हैं। जो आदमी एक गया है उसकी ओथ तो सारे इंटरनेट के ऊपर फैली हुई है ना। बिल्कुल। तो उस पे ऊपर मेरे ख्याल में जब कोई इद्दत के ऊपर आके जो मुफ्ती जो हैं, अगर इद्दत पर बयान देते हैं और बातिल करार देते हैं किसी की कार्रवाई को, या आप सियासत को यहाँ तक गिरा देते हैं कि लोगों के बेडरूम्स के अंदर जब चली जाए,
तो आप लाए ना किसी मुफ्ती साहब को कि ये जो ओथ है इसकी मोरालिटी क्या होती है, ये जो ओथ खुद जी, नशर कर रहा किसी ने, उसके बाद उसका इनहराफ किया है, उसका क्या मतलब होता है, क्या जी। उस शख्स को किसी महज़ब माशरे में उसकी जगह भी है कि नहीं है। सही। बिल्कुल, लेकिन मैंडेट का दूसरी ख्याल करना चाहिए, अवाम ने आपको क्या सोचकर वोट दिया इसका ख्याल रखना चाहिए। वलीद इकबाल साहब, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब कहते हैं कि विफाक, केपी और पंजाब में हुकूमत हम बनाने जा रहे हैं। तो केपी में तो हमें समझ आ रही है, पीटीआई विफाक में कैसे हुकूमत बनाएगी, पंजाब में कैसे बनाएगी? क्योंकि पीटीआई पहले दिन से ये कह रही है कि नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद हम नहीं करेंगे, इम्कान ही नहीं है। एक तो जी जो तमाम अहम ओहदे हैं इन तीनों असम्बलियों में, कौमी असम्बली में, खैबर की असम्बली में केपी की और पंजाब की, जी ये तमाम ओहदे हैं जिसमें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन है, जिसमें लीडर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ द यानी हाउस। चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, उस सब में हम अपने उम्मीदवार जो हैं वो फील्ड करेंगे। ठीक है। और ये ऑब्वियसली बैरिस्टर गौहर की गिनती के मुताबिक, सरकारी नताइज जो मर्जी कह रहे हो उनकी गिनती के मुताबिक, और उनके पास फॉर्म 45 हैं, हमने एक वेबसाइट भी बना दी है फॉर्म 45 की, अच्छा, उसके मुताबिक 100 वैसे बगैर बगैर मखसूस नशिस्तों के भी पीटीआई की इतनी कामयाबी है कि ये तीनों ऐवानों के अंदर उसकी अक्सरियत है। ये अभी इस वक्त जो स्कोर दिखाया जा रहा है, जो स्क्रीनों पे आ रहा है, उससे हम इख्तलाफ करते हैं, ठीक। और उसके ऊपर मैंने अर्ज किया कि दुनिया भर अभी के तो अब तो आपको 91 दूसरे कैंडिडेट ममालिक की बताए तरफ जा रहे हैं ना पीटीआई से हिमायत याफ्ता जो इंडिपेंडेंट है। मैं आपका सवाल नहीं पूरा सुन सका जी, क्या हो मैं रहा है कह रही हूँ अभी इंडिपेंडेंट्स जो को? टीवी पर बताए जा रहे हैं वो 91 है कैंडिडेट्स। जी 91 बताए जा रहे हैं, ये कोई 60-70 जो है सीट्स का इसके अंदर जो है वो अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका है। वैसे वो 5 वलीद बजे इकबाल के बाद साहब, होने वाली आपका धांधली बिल्कुल जो है, इख्तलाफ जायज़ है, आपका इख्तलाफ कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो एतराज़ात हैं उनको लेकर आप अदालत भी जा सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब अमन व अमान की सूरत हाल को देखते हुए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे इदारे खराज तहसीन के मुस्तहिक भी हैं कि जिस पुरअमन तरीके से जो पोलिंग हुई है और बड़ी आवाम निकली है, उन्होंने वोट कास्ट किया है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किया है, तो उससे पहले तक जो रूमर्स थे, जो स्पेकुलेशंस थी, वैसा कुछ नहीं हुआ, ये भी एक अच्छी बात है। ये भी बताइएगा सर कि वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होने जा रहा है तहरीक इंसाफ का? मैंने कहा ना जी, इन सब चीज़ों का बाज़ाब्ता ऐलान पार्टी करेगी। इस वक्त जो है उसका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अब जब किया जाएगा आप सबको पता लग जाएगा। ये मेरे से यहाँ पे पूछने का उसको कोई फ़ायदा नहीं है, बस उसका जवाब नहीं होगा। सही। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं वलीद इकबाल साहब, और वो बता रहे थे कि अभी मुकम्मल तौर पर हम नहीं बताएंगे, जब हमारी चीज़ें सामने आएंगी तो ही अवाम सीनियर देख सकेगी क़यादत कि आखिर पार्टी करना की क्या जब मुशावरत करेगी, सर जोड़कर बैठेगी और फिर ही बाज़ाब्ता तौर पर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से जो है वो ऐलान किया जाएगा बहुत पीटीआई शुक्रिया। के हवाले से भी। तो यहाँ पर ब्रेक शामिल करेंगे शायद बानो? बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। इंतखाबात तो हो चुके हैं जी, लेकिन आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला जारी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी कि IPP अपने दावों के बरक्स कौमी असम्बली की सिर्फ 2 और पंजाब असम्बली की एक ही नशिस्त अपने नाम करने में कामयाब हुई है। NA 149 NA 155 लोधरा में शिकस्त के बाद IPP के चेयरमैन जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है और सोशल मीडिया पर उनका एक पैगाम सर्कुलेट कर रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हालिया इलेक्शन में मुझे वोट दिया उनका शुक्रगुजार हूं और मद्दे मुकाबिल कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूं। ज़ाती हैसियत में मुल्क और कौम के लिए खिदमात जारी रखूंगा। जहांगीर तरीन के ऐलान पर रद्द-ए-अमल दिया गया सदर IPP अलीम खान की जानिब से, और उन्होंने ये कहा अपने पैगाम में कि जहांगीर खान तरीन साहब के फैसले से दिली दुख हुआ। वो हमेशा IPP और हम सब के सरपरस्ते आला रहेंगे। उनका किसी भी हुकूमत में होना उस हुकूमत के लिए एजाज़ की बात है। सियासत से हट कर वो इंसानियत का दर्द रखने वाली शख्सियत हैं। बतौर छोटा भाई और IPP सदर की हैसियत से उन्हें और उनकी फलाही सरगर्मियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें सेहत, सलामती और कामयाबी से हमकनार करे, आमीन। ये अलीम खान साहब की जानिब से मैसेज था। तो इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, IPP के फ्यूचर पर बात करते हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से। बिल्कुल फयाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप तो अगर सबसे पहले यही सवाल सबके दिमागों में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जहांगीर तरीन साहब दिल बर्दाश्ता क्यों हो गए, क्यों इस्तीफ़ा दिया उन्होंने, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन बुनियादी तौर पे जो अच्छा इंसान होता है, अच्छी शख्सियत का मालिक होता है, उसका जेस्चर यही होता है कि उसकी पार्टी या उसका ग्रोह किसी फील्ड के अंदर जो है वो शिकस्त का सामना करता है, तो वो ये समझता है कि शायद मेरी वजह से है, मैं लीड कर रहा था तो मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। ये एक अच्छे इंसान का शख्सियत का इजहार है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब ने
अपनी तरफ से जो फैसला किया, हमें वो फैसला एक्सेप्ट तो नहीं है ज़हनी तौर पे, लेकिन जो उन्होंने किया वो एक अच्छे सियासतदान और अच्छे इंसान की हैसियत से किया। और जहांगीर तरीन साहब वो सियासतदान है कि पूरे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जो हेड है ना, उन सबका पाकिस्तान में टैक्स की अदायगी का जो है कैलकुलेशन और एग्रीगेट करें ना आप, तो वो कम बनता है जितना अकेले जहांगीर तरीन साहब जो है वो टैक्स देते हैं। अच्छा। एक अच्छे जनाब सनत के मैदान में, तजारत के मैदान में, ज़राअत के मैदान में तजर्बा रखने वाले शख्स थे, और मेरी जाती राय में पाकिस्तान की रियासत ने और पाकिस्तान ने उनकी इन सलाहियतों से फायदा नहीं उठा सके। लेकिन बहरहाल ये उनकी आला ज़र्फी है कि उन्होंने इस अंदाज से जो है वो अपने आप को बैकआउट किया है। तो ये उनकी अच्छी शख्सियत का ज़ाती फैसला manifestation है। चौहान साहब, इससे पहले भी आपसे जब बात हुई थी सुनो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के जरिए से ही, इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से आपने बात करते हुए ये बोला था, जिसका लुबे-लुबाब ये है कि IPP आने वाले सियासी मंजरनामे में ऐसी नागुज़ीर होगी कि वो लीडर ऑफ दी हाउस और लीडर ऑफ दी अपोजिशन दोनों की ज़रूरत होगी। तो ये क्या हो गया सर? सिर्फ 3 सीट्स, 2 कौमी 1 सूबाई? आपने ये बात कही तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जिस पॉलिटिकल पार्टी को बज़ाहिरन बड़ी पॉपुलर पार्टी लोग कह रहे हैं, अलग बात है कि वो बुरी तरह इलेक्शन हार गए हैं ना, उनकी हुकूमत नहीं बन रही, लेकिन जिनको कंसिडर किया जा रहा है 2 साल से, उन्होंने पहला इलेक्शन लड़ा था 1997 में तहरीक इंसाफ ने, तो 1 सीट नहीं मिली थी, जीरो सीट थी, और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की 3 जगहों से जमानतें जब्त हो गई थी। फिर दूसरा इलेक्शन लड़ा 2002 में, तमाम कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त हुई, बानी चेयरमैन की भी 2 सीटों से जमानतें जब्त हुई, सिर्फ 1 सीट वो जीत पाए थे, मियां वाली की 1 सीट। तो भाई हम तो अभी 2.5 महीने पहले की पार्टी है, 2.5 महीने के अंदर जनाब अगर हमने ये रिजल्ट तो आपको नहीं लगता कि 2.5 महीने में ही इतनी जल्दी दिलबर्दाश्ता हो जाना? लेकिन 2.5 महीने की पार्टी जरूर है, लेकिन जितने भी सियासतदान है वो 2.5 महीने वाले नहीं है, और ना वो दावे बहुत 2.5 पुराने महीने हैं। नहीं ये बात नहीं है। देखो पार्टी तो हमारी जनाब 2.5 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई। फयाज साहब आप खुद भी हंसते जा रहे हैं जवाब देते हुए। फयाज साहब मुझे एक खदशा जाहिर हो रहा है, अभी हौसले से चलेंगे इंशाल्लाह। फयाज साहब एक खदशा जाहिर हो रहा है, कहीं इसके बाद आप तो इस्तीफा नहीं देने वाले? सियासत के हवाले से मेरा अपना एक बड़ा मशहूर डायलॉग है कि सियासत में कभी खुशी कभी गम, ताराराम पम पम, कभी जेल कभी तेल, आगे गाड़ी पीछे रेल, ये लगा रहता है, ठीक है ना। फयाज साहब मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे सोर्सेज से पता चला है, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खदशा जाहिर हो रहा है, कहीं आप तो इस्तीफा नहीं दे देंगे आप? नहीं मैं एक वॉरियर हूँ, एक बात याद रखिएगा, मैं बाय बर्थ वॉरियर हूँ। क्या बात। मैं जिस चीज ना मेरे दिल में एक चीज समझ आ जाए ना, मुझे मेरे दिमाग में ये चीज ठीक है, तो खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि दुनिया की कोई ताकत मुझे उस रास्ते से नहीं हटा सकती। तो मैं आज इंतजार कर रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ये चीज समझ आ चुकी है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त अनजाने में या जानबूझ के मुल्क दुश्मन ताकतों के हाथ में चढ़ के 2 साल से पाकिस्तान की सियासत, माशरत, सकाफत, तमद्दन, रियासत, हर चीज का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और फिर उनके पीछे यहूदी लॉबी और एक मखसूस कम्युनिटीज हैं। मुझे ये चीज समझ आ गई। वो जो उन्होंने किया उसका खमियाजा तो वो भुगत रहे हैं, जेलों में हैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। तो मुझे कोई नहीं हटा सकता। सर ये बताइएगा कि अब अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? अब अवाम के लिए जो निजात दहिंदगान हैं उनको जाहिर है वो अब मैदान में मौजूद हैं, तो वहाँ भी सूरत हाल मुनकसिम नजर आ रही है, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो इलेक्शन मुनक्कद हो गए, हमें निगरान हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को और खुसूसन पाक फौज को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। बिल्कुल जितने सुपरविजन में पुरअमन इलेक्शन हो गया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना पुरअमन इलेक्शन नहीं हुआ। 1970 का तो कहते हैं कितना के अंदर उसके जवानों और उसके अफसरों ने वो माहौल दिया कि इसी पीटीआई के वोटर्स को घरों से लेके पोलिंग स्टेशन, पोलिंग कैंप तक, पोलिंग बूथों तक लाने में आसानी पैदा की। ये इसी पाक फौज के अदारे का और जवानों का और अफसरों की जनाब डिस्टिंक्शन है। लेकिन ये उसको नहीं मान रहे, ये वोटों को आने ले जाने पहुंचने के सारे मामलात पे अपने आप के हवाले से तो बात कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि इसको जनाब एग्जीक्यूट करने के हवाले से पाक फौज का क्या किरदार। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई अगर इससे मानता है या नहीं मानता तो फर्क नहीं पड़ता।
नेशनल टेलीविजन में सबने देखा कि किस तरह से पुरअमन इलेक्शंस किए गए और इतने एक तो ये हो पुरअमन गया। तरीके से अब ये सब जो होने वाली बात है ना, अब होने वाली शायद बानो साहिबा ये है जी, कि जी। पाकिस्तान के अंदर सुकून आए। हम्म, अब बदकिस्मती से पीटीआई की जो कुछ लोग हैं वो बैरिस्टर गौहर इंतहाई अच्छे तरीके से मुदब्बराना तरीके से मामलात को लेके चलना चाह रहे हैं और ठीक। चल भी रहे हैं, लेकिन जो पीटीआई के अंदर अक्सरियत है इंतहा पसंदों की, उनका ये तकरार और इसरार है कि जनाब पार्टी को बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के स्टाइल पे चलाया जाए। आपा धापी, छीना मारा मारी, ताइफल मनुकी, चौहान साहब बहुत बड़ा काम है। सिर्फ आईपीपी का स्टेटस बता दें कि अब कौन होगा जहांगीर तरीन साहब की जगह। क्या अलीम खान को देख रहे हैं, लेकिन वो तो सदर है, तो फिर कौन कौन से कैंडिडेट है ना? अलीम खान साहब सदर है जी। और इंशाल्लाह अभी वक्त के साथ साथ चीजें, हमारी तो तंजीम साजी कोई नहीं थी, ना कोई यूसी में, ना कोई शहरों में, ना कोई जिले की सतह पे, लेकिन ना आपने पार्टी मुनज़्ज़म, इलेक्शन ना से पार्टी पहले एक की प्रेडिक्शन तंजीम की साजी थी और काफी हद तक वो प्रेडिक्शन ठीक थी। आपने कहा 33 का मुकाबला चलेगा। मैंने और- एक कहा था, आपको याद हो, सुन लें, सारी दुनिया कह रही थी कि नवाज शरीफ वजीर आजम जी 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 कह रही बिल्कुल। थी। मैंने बड़े बड़े 6 टीवी चैनल, जो लीडिंग 6 टीवी चैनल है बड़े, मैंने उनमें आखिरी एक हफ्ते में बैठ के कहा था, भाईजान रुक जाए सारे, 33% नवाज शरीफ साहब वज़ारत उस्मा के कैंडिडेट के अंदर कैंडिडेशन में आते हैं। चौहान साहब फिर 33% आईपीपी का मुस्तकबिल क्यों नहीं देखा पीपल्स आपने? पार्टी उसका भी तो आती देखना है, चाहिए था। 33% कोई और बंदा आता है, वो कोई और बंदा शहबाज शरीफ साहब थे। मैंने उस वक्त ये नहीं बताया। चौहान साहब तो मेरी बात का जवाब दे दें कि आपने फिर आईपीपी का मुस्तकबिल क्यों नहीं देखा? यार आईपीपी का मुस्तकबिल बनेगा, वक्त के साथ साथ बनेगा, हाँ वक्त के साथ साथ बनेगा। चौहान साहब, ये मुझे नहीं कि आपका वो एक अंदाज बहुत जनाब पसंद है, आप जब भी कहें कि मुखालिफिन के लिए जनाब आपको लिया जाता है, आप करके आप- गानों के तरीके से बात करते हैं, आप पूरा जो एक तरीका है बताते हैं, फलाना गाना फलाना। अभी आज आप वैसे बात नहीं कर रही है, क्या वजह? आज आईपीपी के लिए कुछ गुनगुना दें। आईपीपी अल्लाह पाक के करम से इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए काम करेगी। एक बात याद रखिएगा, आप जी, जी। दोनों यंग हैं जी और यंग है नहीं, हाँ, ये नहीं कि मैं कोई बुढ़ा लेकिन सुनो, एक बात याद रखिएगा कि इलेक्शन हारने का नाम ये नहीं है कि आप जिंदगी हार गए। नहीं 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 सर, बट चौहान साहब, एक बात हारने बहुत का पसंद नाम आई ये- कि अपनी पूरी हार बात को सुन लें, एक्सेप्ट पूरी करने बात के लिए सुन लें। बड़ा जिगरा चाहिए, जो कि मैं देख रही हूँ कि आप स्माइल कर रहे हैं, आप खुश हैं और आप इस चीज को एक्सेप्ट मेरी कर बात सुन रहे लें, हैं। इसके लिए एक भी मेरी बड़ा पूरी दिल होना बात चाहिए। सुनो, मेरी पूरी बात सुनो। ना ही इलेक्शन हारने का मतलब ये है कि आप हक पे नहीं है, ना ही इलेक्शन हारने का मतलब ये है कि आप सच पे नहीं है, ना ही इलेक्शन हारने का मतलब ये है कि आप मुल्क और कौम के लिए वफादार नहीं है, ना ही इलेक्शन हारने का नाम ये है बिल्कुल दुरुस्त कि फरमाया आप फयाज इखलास हुसैन चौहान साहब पर आपने कायम कि नहीं है। इंसान तभी हारता है जब वो हार मान लेता है। बहुत बिल्कुल। शुक्रिया, आपने वक्त दिया इंसान को आईपीपी के मुस्तकबिल के बारे में बताया। तो यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। अब सवाल है मेरा आपसे और मेरे को होस्ट से। बहुत सवाल करते हैं मुझसे, तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी इनसे सवाल करूं पूछे पूछे इजाजत। कि आखिर कभी ऐसा हुआ है कि आपको सोशल मीडिया पे या फिर आपके मोबाइल पे कोई मैसेजेस कॉल्स आ रही हो और वो लड़की हो और आप उससे बातें कर रहे हो तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा हो, लेकिन बाद में पता चले वो आपका दोस्त ही था जो आपको पागल बना रहा था? मुझे इस तरह के 1-2 दफा धोखे मिले हैं और वो धोखे इस तरह से मिले दिल कि- लगी हुई? नहीं दिल लगी नहीं हुई। अब आप लेकिन यही कहेंगे। मैंने एंजॉय बड़ा किया कन्वर्सेशन को और 1-2 दफा कॉल आई मुझे और जो भी आगे खातून थी उन्होंने कहा जी कि बड़ी मुश्किल में है और पैसे उन्हें भेज पैसे रहे। चाहिए, उन्हें सबा- कोई सबा इमरजेंसी लोड कॉल वाली। करनी है। सबा लोड वाली भी बड़ी मशहूर है और वो सबके साथ ही हो चुका है ये वाला प्रैंक मेरे ख्याल से। और नाम भी लोग यूज करते हैं। एक बार मुझे कॉल आई जो मुझे आज तक नहीं भूलती और वो ये था कि जी मैं बहुत इमरजेंसी में हूँ, ठीक। मतलब वॉशरूम में हूँ और मोटर चलवानी है, पानी खत्म हो गया टैंकी में। ये तो बहुत फनी था। तो आवाज मार ले, वो घर में लोग मौजूद नहीं कि फोन ही करना है। खैर, आज हमारे साथ नौशीन मौजूद हैं जिनकी आवाज जो है बड़े लोग पसंद करते हैं और बहुत से लोगों की दिलों की धड़कनें जो है वो तेज हो जाती है उनकी आवाज सुन के। पुरकशिश आवाज है, पुरकशिश आवाज है, रस घोलती है, कानों में रस घोलती कोयल आवाज। जैसी आवाज है, और क्या मिसालें दी जाती हैं। वाह। खैर, तो अभी उनसे आप ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते, आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो हम बात करते हैं। वेलकम नौशीन, देखें तो सही इधर जी। इधर कैसी आप, कैसी दिखाएं हैं? अपना चेहरा तो दिखाएं। मैं चेहरा नहीं दिखाना चाहती, क्यों? बस लोगों को पता चल जाएगा। तो आप नौशीन है या सबा लोड सबा वाली लोड वाली आप हैं? जी, आप मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं।
ये ये क्या क्या था? ये बस इसी आवाज से तो लोग मुझे पसंद करते हैं। अच्छा, ये क्या गले पे किसी ने पाँव रखा हुआ है आपके? नहीं तो तो ये कैसे किया आपने? ये वैसे आप मेरा- आरजे हैं? जी आजिम नाजिम अरशद? जी बिल्कुल। तो ये अचानक ही हुआ, मुझे भी कभी पता नहीं चला, अच्छा। कभी रियलाइज नहीं हुआ कि नहीं मैं पता चला ऐसे- अचानक अचानक हुआ। अच्छा, ये आप निकालते हैं आवाज, निकाल आपकी पतली नहीं है। सकता कुछ हूँ। लोग ऐसे हैं, इनकी होती ही पतली आवाज है, खवातीन जैसी। जी जी। लेकिन ये कैसा टैलेंट है, इसका पता कैसे चला और ये अचानक हुआ क्या कि आवाज निकल आई? ये मैं एक मार्केट में था, तो कुछ लोग जा रहे थे, तो मैंने अचानक ली आवाज निकाली लड़कियों में, Copy एक्सेस में बात सुने। तो जब मैंने देखा कि अगर 8-10 लोग जा रहे हैं कि उनके मुड़ के रिएक्शन देखे। एकदम से मुड़ के, मतलब अपने काम भूल गए, अपने जो वो सोच रहे थे, क्या? वो एकदम क्या? से क्या? कि लड़की की आवाज आई, पीछे तो देखे, हाँ, किसने वो बुलाया? लड़की हो सकती है। यानी आप कहते हैं मर्दों के साथ मसावी सलूक होता है, उनकी आवाज पे कोई नहीं पलटता, लड़कियों की बिल्कुल, आवाज में बिल्कुल, पलटते हैं, बिल्कुल। इसलिए आपने ये रुख बिल्कुल। इख्तियार किया। ऑपोजिट जेंडर की बात हो रही है ना, उन्होंने आवाज भी तो मर्दों को दी ना, तो जाहिर सी बात है कभी वो- कभी ऐसा भी होता है, मैं कभी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूँ, तो कोई वेटर बात नहीं ना सुने, वेटर बात सुने, तो वेटर अगर वो बिजी भी है ना, तो वो उसी वक्त बाकी आएगा, तो बाद में पता चलेगा यार ये तो लड़का है। तो और बताए नाजिम, क्या क्या आपने और फायदे लिए? कभी आवाज लोड वगैरह बदल- करवाया आपने लोगों से, किसी से? कभी मैंने कहा नहीं लोड करवा आ दो, जाता है लेकिन आ जाता है, लोड करवा देते हैं ओ, लोग। इतने फायदे। खुद समझ जाते हैं लोग कि कहते हैं लगता है कि आप बात करें हमारे कि साथ। कॉल पिक नहीं हो रही, बात नहीं हो रही, मसरूफियत बढ़ गई है, लगता है लोड की जरूरत है। हाँ, तो ऐसे ही बहाने, बातें लड़कियां तो करते हैं, बहाने ऐसे ही किसी को करती हैं। आपने अपनी आवाज के चंगुल में फंसाया? कोई सीरियस भी हुआ? सीरियस मैं बनाता नहीं हूँ, वो खुद ही सीरियस बन जाता है। जाहिर है होता है, आपकी आवाज सुनता है, फिर वो बातें करता है, तो फिर कभी ऐसा कोई ऐसा शख्स जो बड़ा ही, जिसने आपको हैरान कर दिया हो आवाज के बाद? बहुत ऐसा से ऐसे वाकया? वाकयात हैं जो ऐसे हुए हैं। शुरू शुरू में जब मैं सोशल मीडिया पे इतना वायरल नहीं था, तब ऐसे लोग आए हैं। मतलब ये है कि अननोन नंबर पे, अगर मैं कहता हूँ ना कि मैं किसी अननोन नंबर पे कॉल करता हूँ, तो मैं कहता हूँ हेलो अस्सलाम वालेकुम, वो कहते हैं वालेकुम सलाम, कौन? सॉरी रॉन्ग नंबर है, बात गलत से डायल हो गया, तो वो फॉलो करना गलत से शुरू डायल हो गलती से डायल हो गया, ठीक है, तो वो फॉलो बैक करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कॉल करना शुरू कर देते हैं कि बात करें इनसे। हाँ। तो फिर अब वो खुद ही जाल में फंसना चाह रहा है, तो मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ? तो घर में जब ऐसे आवाजें निकाल रहे होते हैं, कभी घर में भी ऐसे किया है अम्मी के साथ या घर वालों के साथ? फुप्पो के साथ किया है। तो फिर क्या वो क्या कहा? किसी कजन को फंसाया? फुप्पो एक्चुअली मेरे रिश्ते करवाती हैं, तो उनको मैंने कहा है कि लड़की की मम्मा बन के उनको मैंने कॉल की अच्छा। कि मेरी बेटी का रिश्ता है, तो आप जरा कोई 25 किलोमीटर सफर था जो उन्होंने तो करना बोल के था। बताओ ना वैसे। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, फुप्पो मेरी कहती वालेकुम सलाम, कौन बोलता पे, मतलब कि हाँ, वो अपनी पंजाबी आवाज में, हाँ। ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसे मैं बात कर रही हूँ लड़की की मम्मा, तो आप जरा घर आके लड़की को उन्होंने देखिए। कहा नहीं, लड़की की मामा तो खुद अभी बड़ी होने वाली है। अब ये है कि अब तो दो आवाज से, आवाज बड़ी क्यूट सी छोटी बच्चियों वाली लग रही है आपकी, जो आप निकालते हैं। इसीलिए जो लोग फंस जाते हैं। तो तस्वीर नहीं मांगते आपसे? व्हाट्सएप का जमाना है। व्हाट्सएप का जमाना है, मांगते हैं। मैंने तो बात AI ही से नहीं करनी, तस्वीर मांग रहे हैं, ठीक है ओके अल्लाह हाफिज बाय। AI से जनरेट इतना वो कहते हैं कि यार तस्वीर अगर मांगी, थोड़ी ओके बाय। अगर तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है तो बस बात करने का फायदा। हाँ, बात तो सही है वैसे। तो ये इसका आपकी मतलब आवाज सुनी है? sentiment से अक्सर हम लोग खेलती हैं बस पे, बसों में जो आवाज आती है, इधर उधर अनाउंसमेंट होती है, फोन पे भी आवाज आती है कि इधर बैलेंस खत्म हो गया है। ऐसा है, तमाम मुसाफिरों से इल्तमास है कि जेब कतरों से होशियार रहें और अपने सामान की हिफाजत खुद करें। हाँ। वाह, क्या बात। तो घर में कभी ऐसा अम्मा के साथ, अब्बा के साथ कोई प्रैंक किया? अब्बा जी तो नहीं है, अच्छा। लेकिन अम्मा के साथ कभी कभी कर लेते हैं, दादी के साथ भी कर लेते हैं, लेकिन जस्ट फन। चलिए हम आपका लाइव टेस्ट करते हैं कि हम कॉल मिलवाते हैं कुछ ही देर में, लेकिन अभी अजीम के साथ करते हैं। मैं नहीं, प्रोड्यूसर साहब से कहती हूँ कि आप कॉल करें। मेरा एक सवाल है, और मेरा सवाल ये है कि आपने स्कूल में या कॉलेज में आवाज बदल के किसी टीचर को प्रैंक करने की कोशिश की हो, कुछ छुट्टियां चाहिए हो, कोई उसमें डेमो, कोई आपने- टैबलो? ऐसा हुआ है, क्लास को डिस्टर्ब किया है कि सर क्लास दे रहे थे वो कंप्यूटर की, वो समझा रहे थे, काफ़ी सारे लड़के जो है ना वो स्टूडेंट बैठे हुए थे एकदम से, तो मैं अचानक से क्लास में गया हूँ और मैं चलिए किसी आवाज़ को कॉल मिली है, हमारे प्रोड्यूसर ने कॉल मिलाई है, आपने बात करनी है अपनी खवातीन वाली आवाज में। चले कहने बात करें। हाँ। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक, आप कौन बात कर रही हैं? आपने मुझे पहचाना नहीं?
नहीं पहचाना नहीं। क्यों? पहचाना नहीं, कौन बात देख कर रही है, लें। बता दे। आज मैंने एक नए नंबर से कॉल कर दी है तो मुझे पहचान नहीं रहे। तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना, नया नंबर है, कौन बात कर रहे हैं, बताएंगे तो पता चलेगा। 0306 वाला नंबर तो तुझे याद ही होगा, दूसरे नंबर पे जो बात करते हो। 0306। हाँ, अभी याद नहीं आ रहा तुम्हें? हाँ वो कर रहा हूँ, लेकिन आप अच्छा मुझे बताओ बस, आज डिनर के लिए चलना है मेरे साथ? कहाँ पे? डिनर के लिए चलना है मेरे साथ, नोटी? डिनर के लिए? हाँ फिर अब बताएंगे, नाम वगैरह बताएंगे तो पता चलेगा। नहीं, ना। मैंने सरप्राइज देना, नेम बताना ही नहीं, नेम बता दिया तो पीछे रह के जाएगा, बताओ। पीछे तो रह जाएगा सारा कुछ, नाम पता चलेगा तो सीधी है। अच्छा मुझे मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो? आवाज सुनी, मेरी बात सुनो, क्या कर रहे हो? जी की आवाज सुनने से नहीं लग रही है, मैंने कहा नाम नहीं देर में आ रहा। नेम बताना है तो फिर बात करोगे। जी नेम बताएगा। तहमीना बात कर रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, जी जी कुछ क्रेडिट भेजते हैं फिर मैं बात करती हूँ। अच्छा ये आप कौन बात कर रहे हैं? क्रेडिट आने वाला था। ये कौन बात कर रहे हैं? ये हमारी प्रैंक कॉल थी, तो ये लड़के जो लड़की की आवाज निकाल कर आपसे बात कर रहे थे। आपका नाम क्या है? अकदर अली बात कर रहा हूँ मैडम। अली आपके साथ प्रैंक हो गया है। अली हम लोग सुनो पाकिस्तान से मुखातिब हैं जी आपके साथ, और ये हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट हैं नाज़िम अरशद, वॉइस ओवर आर्टिस्ट कह लें इन्हें, बड़ी कमाल आवाज बदलते हैं। आप बताएं आपको कैसे लगी आवाज ये? मैं कहता हूँ मैं हैरान हो गया हूँ कि लड़की कौन सी आ तो गई है। आपने तो अपने दिमाग खोल लिए, कौन सी वाली है, कौन सी वाली है? आप शादीशुदा ही सिंगल? क्रेडिट भेजने वाले थे ना। बहुत शुक्रिया अली, आपके साथ प्रैंक कॉल किए, तो अपना ख्याल रखें, अब इस तरह के नकालों से होशियार रहे। ये तो भैया आपने मैं ये कह वाकई रहा हूँ कि जिसको कॉल मिली बेचारे को, अगर तो वो शादीशुदा है तो वो तो गया। घर वालों ने ये देख लिया प्रोग्राम। लेकिन कोई भी अली हो सकता है, किसी को क्या पता। इतनी लंबी बात चल रही है। कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं फंसाऊं, लेकिन फंसते हैं खुद फंस जाते हैं। जब बातें इस तरह की कर रहे हो आप, बातें फंसाने वाली कर रहे हो। डिनर पे जाना है। तो ऐसी लड़कियां तो फिर ऐसे कहती है ना, डिनर पे जाना है, जरूरत। लेकिन ऐसे नहीं अच्छा, कोई करती ऐसा रैंडम gift कॉल करके या कोई dinner पे चलते हैं। ऐसा अमाउंट जो आपको अभी तक सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मिला और आप हैरान हो गए होंगे, अल्लाह लोग ऐसे भी करते हैं? एक्चुअली हुआ ये है कि मेरे साथ लड़का था जो मेरे क्लास फेलो ही था, तो उसके साथ मैं बात किया करता था। वो पता है क्या उसने भेजा मुझे? ईद के रात चूड़ियां भेज दी, ईदी भेज दी उसने। ईदी भेज दी, फिर उसके बाद लेडीज परफ्यूम भेज दी। तो वो मेरे किसी मेरे काम की चीज नहीं थी। परफ्यूम अच्छी थी तो आपने आगे किसी को गिफ्ट कर दी? आगे मैंने किसी और को आगे फॉरवर्ड कर दी। ये अभी तक आपका एक्सपेंसिव। लेकिन नाज़िम इस बात से एक बात का तो अंदाजा आपने लगाया होगा कि कितने सादा लोग हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल, ऐसा कितने ही है। कितने अच्छे दिल के लोग हैं। बिल्कुल, कि बहुत अच्छे दिल के लोग। बड़े आराम से वो झांसे बहुत में आ अच्छे जाते दिल के लोग हैं, इनको पैसे भेज देते हैं। बेचारे। मतलब मैं हैरान इस बात पे हूँ कि किसी ने रैंडम कॉल किया और उसने बोले डिनर पे चलें। अगर डिनर पे नहीं जाओगे? अगर आप 10 कॉल मिलाते हैं ना सर, मुझे इतना पता है कि 9 कॉल जो आप, तो मैं तो प्रोड्यूसर साहब से कहती हूँ कि 1-2 और कॉल मिलवाएं, हम चेक करते हैं कि सारे ये इनका दावा ठीक है। वो कह रहे 10 में से वो जो कह रहे कि 9 मैं लोग हैं वो झांसे में आ जाते हैं। कोई हमें मजेदार सा वाकया सुनाए जिसमें आपने किसी का दिल तोड़ दिया और बाद में आपको बड़ा दुख हुआ और कोई हंसी भी सच्चा आई। आशिक बन गया हो आपका? अपना कोई आने वाला था या फिर कोई गैर? शादीशुदा निकला, उससे मेरी बात हुई। अच्छा। वो उसको मैंने कॉल की, वो मुझे बार बार तंग कर रहा था, तो मैंने भी उसको फिर रिस्पॉन्स तो नहीं किया। फिर मैंने उसको रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था वो शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, ठीक है। तो बाद में हुआ को मेरी बातों में काफ़ी आ गया। मैंने उसको कहा कि मैं बात नहीं करना चाह रहा था उससे, लेकिन उसने मुझे फॉलो किया, बार बार कॉल की, बार बार मैसेज किए, व्हाट्सएप पे किए। मैंने कहा मैं बात नहीं करती, मैं ऑफिस में जॉब करती हूँ, तो कोई मसला नहीं, ऑफिस में जॉब करती तो कोई थोड़ा सा टाइम निकाल लो हमारे लिए, ठीक। मुझे नहीं पता था। फिर वो तकरीबन 2 महीने उन्होंने मेरे साथ बात की। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि रात को 9 बजे उनकी कॉल आई बैक, तो मैंने पिक की, तो उनकी वाइफ ने बात की। तो मैंने जैसे ही कॉल पिक की तो वाइफ उनकी रोना शुरू कर दी। आप कौन है? मेरा हस्बैंड कभी मुझे मुंह नहीं लगाता, सारा दिन आपके साथ बातें करते रहता है। तो फिर मैंने तो आपने फिर असली आवाज में बोला ना कि मैं दोस्त हूं? मैंने उनको कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक बॉय हूँ, तो आपका हस्बैंड को मैंने फंसाया नहीं है, वो खुद फंसा है। तो मैंने उसको कहा था कि आप मुझे तंग नहीं करो। लेकिन आप अगर ऐसा कहते कि मैं उनका दोस्त हूँ तो वो बच जाते।
जिस फीलिंग्स के साथ आपने ये वाकया बताना शुरू किया, मुझे लग रहा है आपकी भी कोई फीलिंग्स तो नहीं जुड़ गई? कहीं आप भी अपने आप को लड़की तो नहीं महसूस कर रहे? उन्होंने मुंह ऐसा नहीं बनाया। है, मैं मैंने बोला एक आर्टिस्ट शादीशुदा हूँ और शख्स। ऐसा बिलो द बेल्ट मेरा कंटेंट नहीं है, ठीक है? वल्गर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। फैमिली देखती या है फॉर द मेरे फन साइड content करते हैं, लोगों को हंसाने के लिए, हंसाने लेकिन के लोगों और का बाद में बता मूड देते अच्छा होता है। हैं। बिल्कुल, ज्यादा जब तक वो आपके साथ अटैच होते हैं तो आप बताते हैं। कॉल मिल एक गई और है। कॉल मिली, बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, किससे बात कर रही हैं आपने? आप ही से तो बात करनी है, किसी से करनी है और किससे करनी है? जी, कौन आप कौन बात कर रहे हैं? क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, आप आपसे मतलब ऑफिस नहीं आए आज? जी, ऑफिस नहीं आए आज? ऑफिस में जाता ही नहीं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? किससे बात करनी है? आप ही नंबर से चेक बात, करें। मेरी बात सुनो, आप ही से बात करनी है तो आपको कॉल किए ना। नहीं, अपना नंबर चेक करें, बराए मेहरबानी। क्यों ऐसा क्यों मजाक नंबर ना चेंज करूं? करें। ऐसा मजाक ना करें, मैं भी ऐसी आवाज निकाल लेता हूँ। ओ पहचान। ये आपका कोई पार्टनर नहीं हेलो, कराया आप आगे से। पहचान गए? आप भी ऐसी आवाज निकाल लेते हैं? हाँ जी, आप ऐसा प्रयोग ना करें, बराए मेहरबानी आपकी। अच्छा, ये आपके साथ प्रैंक हो गया है, आपको पता है ये प्रैंक हो गया आपके साथ? जी बिल्कुल। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप प्रैंक में आगे उन्होंने बोले ये आवाज मैं भी निकाल लेता हूँ, तो आप भी थोड़ी सी आवाज निकाल के सुनाए जरा सी। हेलो। ये तो मेरी दादी की आवाज लगती है। दोबारा 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 जरा हेलो। आगे कुछ और हुई। कैसे हो? ठीक ठाक। ओ ये तो आपसे भी अच्छी आवाज निकाल रहा है भाई। सबा को सबा मिलकी बिछड़ी हुई। आज हम मिलके काम करते हैं। बांटते हैं कुछ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जी। आपके हम साथ लोगों ने प्रैंक किया है। हाँ, प्रैंक किया फॉर द फन मैं साइड। कहूंगी कि प्रोड्यूसर साहब एक दो और कॉल्स मिलाएं। चले, एक को तो इनके साथ ही मिल गई, उसको पता नहीं, लग पता गया। चले पूरे पाकिस्तान में ये बिजनेस हो रहा है। हाँ। तो नाज़िम, ये आपने ऐसा हुआ कभी किसी को आपने प्रैंक कॉल किया, पता चले वो भी आगे से कोई प्रैंक ही चला रहा है आपके साथ? तब मैं आवाज निकालता नहीं था जब मेरे साथ प्रैंक हुआ है। ओह, अच्छा, यानी कि इसलिए फिर डसे आपने में ये आप। सोचा। यकीन करे, कसूर का एक लड़का था, उसने कॉल की मुझे रैंडमली, ठीक है? तब मैं 10th क्लास में था, तो मुझे उसकी आवाज़ इतनी अच्छी लगी तो मैंने खुद उसको बैलेंस करवाया। ठीक है, मैंने खुद उसको बैलेंस और वो आप बदला ले रहे हैं सबसे फिर? नहीं मैंने तो अभी किसी से कितना बैलेंस बैलेंस कराया था? मैंने तो उस दौड़ में 500 करवाई थी। बहुत ज्यादा था, ज्यादा बैलेंस 500। करा दिया। ज्यादा करवा दिया। 100 मोहब्बत हो गई सच्ची। जी बिल्कुल। तो तब ये था कि उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, तो नई नई मोहब्बत थी और मुझे उससे मोहब्बत भी हो गई। तो मुझे कहती थी मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज से वापस आती हूँ, फिर तुम मुझे बार बार कॉल ना किया तस्वीर करो। नहीं देखी कोई भी? तस्वीर नहीं देखी, तब मेरे पास की मेरा भाई एतबार उठता जा रहा है, ये मेरा भरोसा उठता जा रहा है। जितने भी लोग देख रहे हैं आपको यहाँ, ये कहीं पे भी नजर आते हैं, तो आपने इनको बिल्कुल कोई मार कुटाई नहीं करनी, ये फन के तौर पर करते हैं। और आप लोग जो किसी फोन कॉल पर ही लोड करवा देते हैं, बराए मेहरबानी थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया करें और उसके बाद ये लोड और अपने पैसे लगाया करें। और इतना दिल फेंक भी ना, सेलिब्रिटीज के नाम पे बहुत पैसे जाते हाँ, हैं। इतना दिल फेंक भी नहीं होना चाहिए ना इंसान को कि किसी की आवाज सुनी बस आपने, आपको नहीं पता कौन है, कहाँ से है, दिखने में कैसा है, क्या मामला है। वो जो आवाज बहुत अच्छी मोहब्बत है कर तो ली। आगे से ये चीज भी निकल सकती है। मर्द ही निकला है आगे से। दिल भी टूट जाते हैं। टूट जाते हैं। तो लेकिन अभी नाज़िम, अब एक ब्रेक लेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं ब्रेक पे जाने से पहले कि आप ये फॉर द फन साइड ये चीज यूज करते हैं, संजीदा नहीं मामलात को लेकर और चलते हैं। करिएगा भी नहीं किसी को संजीदा, ये अच्छी बिल्कुल बात ऐसा है। कभी किसी नहीं के होता सेंटिमेंट्स के साथ कि खेलना। कभी किसी के साथ नहीं करता मैं। बहुत शुक्रिया जी, आज आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। थैंक यू सो मच। हम जानते हैं जी कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के बगैर आज के दौर में इंसानी ज़िंदगी का तस्वुर नामुमकिन सा लगता है। दुनिया भर में मोबाइल और इंटरनेट जब से आया है, सोशल मीडिया का रुझान भी हम देख रहे हैं बढ़ रहा है, लोगों में शऊर और आगाही तो पैदा हो रही है, लेकिन उसके मनफी असरात भी सामने आ रहे हैं, मनफी यूज़ भी इंटरनेट का सामने आ रहा है। और ख़ुसूसन ख़वातीन और जो नौजवान लड़के लड़कियाँ हैं वो ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं, उनको ख़वातीन को हरासा किया जाता है। और वाक़यात में हमने देखा है गुज़िश्ता 6 माह के दौरान ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है
और पाकिस्तान में नया साइबर क्राइम एक्ट तो नाफिज हो चुका है, लेकिन सोशल मीडिया जराइम में खातिर खा कमी नहीं लाई जा सकी। और ये साइबर क्राइम होता क्या है, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले सार्फिन खुद को कैसे महफूज रखते हैं, इस सारी सिचुएशन पर बात करेंगे। बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर साइबर क्राइम FI आसिफ इकबाल साहब सुनो पाकिस्तान में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ इकबाल साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये साइबर क्राइम होता क्या है और कितनी किस्म का होता है? साइबर क्राइम को पढ़ाते हुए बड़ी मुद्दत हो गई। ये जितना भी आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें, मोबाइल के साथ, लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ यूज करते हुए इसको जो क्राइम कमिट किया जाता है वो साइबर क्राइम होता है एक आम आदमी के लिए। और कितनी तरह का होता है, जनरली इसको दो उसमें देखा जाता है टाइप्स में। एक तो सोशल मीडिया का क्राइम, कि सोशल मीडिया को यूज करते हुए किसी को हरास करना, किसी को डिफेम करना, बुली करना, और किसी की आइडेंटिटी को थेफ्ट के हवाले से किसी को, यानी आप इस पे ये देख लीजिए कि फेक प्रोफाइल बना देना किसी की, ये किसी की ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो अब तो सीधा कहना शुरू हो गए हम कि किसी की नंगी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे डालना और उसको ब्लैकमेल करना या वीडियोस इस तरह की बनाना और डालना, ये सोशल मीडिया के जुमरे में आ जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा होता है फाइनेंशियल क्राइम। फाइनेंशियल क्राइम में भी बहुत लंबी लिस्ट है। इसके अंदर वो कॉल आ जाती है आपको कि जी आपका इनाम निकल आया, बिल्कुल यहाँ से शुरू हुआ, फिर मतलब ये है कि लॉटरी निकालने के बाद गाड़ी निकाली गई, फिर ये हुआ कि बाहर से कॉल आ जाती है, जी मैं आपका फलां रिश्तेदार बात कर रहा हूँ, इतने पैसे मैं आपको भेज रहा हूँ, आपके अकाउंट में डाल रहा हूँ, उसमें से 5 लाख फलां को दे दें। वो 5 लाख तो आप दे देते हैं, लेकिन वो पैसे जो आए होते हैं वो फेक स्क्रीनशॉट भेज देता है आपको, वो आप बाद में देखते हैं आपके अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हुए होते। इसके सॉरी, इसके अलावा बीच में शुरू हो गया था जी, कॉल आ गई, मैं थाने से, पुलिस से पीछे वायरलेस चल रही है, लोग डर गए, उन्होंने पैसे भेज दिए। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट दे दी जॉब के हवाले से, लोगों को कहा जी रजिस्ट्रेशन करवाएं, 10,000 20,000 एक बंदे से ले लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पे, वो फेक ऐड थी। वो है जॉब ऑनलाइन देने के हवाले से ये भी देखा गया लोगों से मोबाइल लैपटॉप बेचने के लिए कि ये आपको सस्ता मिल रहा है, लोगों ने उनको पैसे भेज दिए, लेकिन वो मोबाइल या लैपटॉप नहीं आया, अगर आया तो सब स्टैंडर्ड आया। ये फाइनेंशियल क्राइम जो है। आसिफ साहब, अब ये बताइएगा कि ये साइबर क्राइम ऑपरेट कैसे कर रहा है आजकल, मतलब लोगों को एतमाद करना चाहिए इस इदारे पे कि उनके जो मसले मसाइल हैं वो रिजॉल्व होंगे? ये क्वेश्चन के एतमाद करना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि इस वजह से नहीं कि मैं मेंबर हूं साइबर क्राइम विंग का। साइबर क्राइम विंग में 1 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स हर साल आती हैं। ठीक है। अच्छा, कोई 1,30,000 लास्ट ईयर तकरीबन रिपोर्ट हुई। अब उसमें से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा जो हमें नजर आता है कि जी इसका काम नहीं हुआ, इसका काम नहीं हुआ, वो 10-20 लोग होंगे, 50 लोग होंगे। ठीक है। आप यकीन कीजिए कि हमारे वहाँ ऑफिस में अगर जाके कोई बंदा देखे, जितना स्टाफ अवेलेबल है, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उससे कहीं बढ़ के काम हो रहा है। अगर 2 लोगों का नहीं, एक्चुअली वहां पे प्रायोरिटाइज किया जाता है। सही है। अगर किसी के पैसे चले गए हैं तो वो जिंदा भी रह सकता है और खा भी सकता है, क्राइम की नौयत को उसकी नौयत को देखते हुए कि एक अकाउंट में पैसे गए, वहां से दूसरे में ट्रांसफर किए, तीसरे में किए, तो इट टेक्स टाइम कि आप लेटर लिखते हैं और रिकॉर्ड लेते हैं। जिस बच्ची का ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट किसी के पास है और उसको हरास किया जाता है, ये टॉप प्रायोरिटी है। ठीक है, होनी भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि 2020 में 2 बच्चियों ने खुदकुशी तक कर ली, और वो है जो रिपोर्ट हो गई। अब आप ये देखिए कि फैमिली पूरी की पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसमें ये है कि कोशिश की जाती है कि सेम डे, नेक्स्ट डे, अगर कहीं ना कहीं से क्लू मिलता है आपको या पता होता है या उसको ढूंढना पड़ता है, तो आप उसको प्रायोरिटाइज करके रोज की रेड इससे कनेक्टेड मेरा सवाल है कि आपका इदारा कितना वेल इक्विप्ड है इस हवाले से कि सोशल मीडिया पे जहाँ पे ऐसा कोई मवाद सर्कुलेट कर रहा है किसी की शख्सियत को लेके, उसे आप फौरी तौर पर रिमूव करवा सकें। एंड सेकंड इज कि जो विक्टिम होता है उसको सबसे ज़्यादा ख़वातीन वाले मामले में यही डर होता है कि मर्द हजरात आगे डील कर रहे हैं, तो उन पे भी ये ट्रस्ट करके अपना ज़ाहिर दिखाना तो पड़ता है ना कि ये हो रहा है मेरे साथ,
तो वो आगे मज़ीद मामला ख़राब नहीं हो जाएगा? तो ख़वातीन भी आपके साथ होती हैं जो प्रोटेक्शन देती हैं? जी बड़ा ये पर्टिनेंट क्वेश्चन है। एक तो 30% कोटा है साइबर क्राइम में फीमेल ऑफिसर्स का, ठीक, ओपन मेरिट के अलावा। ठीक है। कोई भी लड़की जो वहाँ पे जाएगी, स्ट्रेस काउंसलर, मैं ये चीज़ अभी तक सोशल मीडिया या टीवी पे नहीं बताई गई, हमारे हर ऑफिस के अंदर एक स्ट्रेस काउंसलर है, ठीक है, जो कि इस तरह की फीमेल्स को सबसे पहले जिन्होंने डील करना, ठीक है, कि उनके पास जाएंगी, वो उनको क्योंकि काम डाउन करेंगी, स्ट्रेस जी काउंसलर। साइकोलॉजिकली ऐसी बच्चियां आती हैं कि जो नॉर्मल नहीं लगती, वो होती भी नहीं है, कि एक 6 महीने से 1 साल से यही सोच रही होती है कि मैं FIA जाऊंगी, मैं किसी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी के पास जाऊंगी, तो आगे से यानी और कोई भेड़िया बैठा होगा, उसके पास जब मेरा वो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक सिंगल केस इस तरह का सामने अल्लाह का करम है कि नहीं आया कि FIA के किसी ऑफिसर, और सीधी सी बात है उसकी जॉब भी नहीं बचेगी और वो खुद भी नहीं बचेगा। इशू ये है कि वहां पे फीमेल्स डील करती हैं, स्ट्रेस काउंसलर उनको लेती, अगर उसको काउंसलिंग की जरूरत है फीमेल को, उसकी फैमिली को काउंसलिंग भी करते हैं वहां पे और उनको डील भी किया जाता है। ये अगर रेड्स भी इवन हम करते हैं, अगर किसी मेल के पास भी केस है सही, तो फीमेल ऑफिसर साथ में अटैच होते। ये ऑल्दो पहले हम लोग पहला बैच थे साइबर क्राइम विंग का, और हमने ही फीमेल्स के केसेस को डील किया जब फीमेल्स ऑफिसर्स नहीं थी, लेकिन तब भी अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस चीज का अंदाजा है कि जो फीमेल हमारे पास आती है वो नहीं आना चाहती। आसिफ साहब, तो काफी ज्यादा इत्तेमाद जो है बहाल हो चुका हुआ है साइबर क्राइम विंग पर लोगों का। ऐसा कोई वाकया जो आपकी ज़िंदगी में अभी तक आपने उसको ट्रीट किया हो जो चौंका देने वाला और आप खुद हैरान हो गए हो कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ? देखिए, ये तो डेली बेसिस पे होता है इस तरह के वाकया। तो उसकी वजह ये है कि जो क्रिमिनल होता है ना, वो पुरानी बात है, एक बहन और बहनोई की वीडियोस चढ़ा दी। ओह माय गॉड, इससे बड़ा चौंका देने वाला वाकया क्या? ये हमने देख लिया था जब साइबर क्राइम विंग ज्वाइन किया था। ये मैं 2010 की बात बता रहा हूँ आपसे। अच्छा, होता ये है कि 2 बीवियां होती हैं, वो दूसरी बीवी या पहली बीवी हस्बैंड के मोबाइल से निकाल लेती है बदला लेने के लिए। पता नहीं चलता कि कौन कर रहा है, बाद में पता चलता है, हमारे पास आके पता चलता है। क्लास फेलोज का हमने देखा। सबसे बड़ी चीज जो फीमेल्स को बताने वाली है कि जो हॉस्टलाइज्ड गर्ल्स हैं वो चेंज कर रही होती हैं कपड़े, और सामने कोई लड़की मोबाइल यूज कर रही है, गर्ल्स के अपनी वो, क्योंकि वो इतनी अच्छी उनकी, हम भी हॉस्टल्स में रहे, जो आपके वो रूममेट्स होते हैं वो लाइक फैमिली होते हैं। बट ये गलती मत करें, नहीं करें। उसमें ये है कि उसको वो नहीं बनाने देनी पिक्चर आपने अपनी। हमारा दीन भी तो कहता है किसी के सामने आप नहीं चेंज कर सकते। जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें ये चीज देखी गई। फिर बच्चों की एक बड़ा केस हुआ था, सरगोदा चाइल्ड पोर्नोग्राफी स्कैम, शायद आपको पता हो। उसमें 6,57,000 वीडियोस बच्चों की पोर्नोग्राफी की निकली थी, और उसको मैक्सिमम सजा जो कानून के अंदर लिखी गई है वो हुई। उसको अदालत से 12 लाख रुपए जुर्माना हुआ। ये 2017 में हमने पकड़ा था। 12 लाख जुर्माना मैक्सिमम जो कानून के है। अभी देखें, जो साइबर क्राइम का एक्ट है वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। आपको नहीं लगता कि कानून में इस चीजों पर अमल दरामद होना चाहिए? उस पे अमेंडमेंट्स हो रही हैं, अमेंडमेंट्स हो रही हैं। उस पे जो प्रपोज्ड है अब वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर, ठीक है। और उसमें 1 करोड़ 10 मिलियन तक जुर्माना उसके ऊपर जो प्रपोज्ड है अभी। तो कुछ ऐसी शिकें हैं साइबर क्राइम एक्ट में जिसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, फ्रॉड के हवाले से, और अदरवाइज उस पे इनपुट हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से चली जाती है। लेजिस्लेशन होनी है, उस पे बहस अभी जारी है, तो वो सजाएं बढ़ाई। आसिफ साहब, हम चाहते हैं हमारे नाज़रीन को थोड़ा एतमाद में इस तरह से बिलियन का एतमाद बहाल करें कि सबसे पहला जो लाइन ऑफ एक्शन ज़हन में आता है विक्टिम की, वो ये होता है कि जी जिस वजह से मैं हरास हो रही हूँ या हो रहा हूँ, सबसे पहले तो वो मटीरियल किस तरह गायब हो, फिर कानून रास्ता बनाए अपना, फिर पेशियाँ हो, गिरफ्तारियाँ हो, फिर सब मामला हों, जिस तरह से भी काम होता है। तो इस हवाले से FIA साइबर क्राइम वेल इक्विप्ड है? देखिए, मैं 90% ऐसे विक्टिम्स हैं, 90%, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, जिनका कंसर्न ही यही होता है, हाँ जी, कि हमारा डाटा डिलीट हो जाए और हमारा लाइफ आगे सिक्योर हो जाए। बिल्कुल। इसलिए FIA में कंप्लेंट्स 1 लाख आती हैं और FIRs मेरा ख्याल 2000 होती होंगी मैक्सिमम, 2500 होती होंगी। वजह ये है कि जब इंक्वायरी के दौरान हम उसको पकड़ते हैं, डाटा रिकवर कर लिया, क्लाउड पे रखा हुआ है, हम सारे कंप्यूटर साइंस के लोग हैं,
हाँ वो समझ आ ठीक जाता है। अच्छा, क्लाउड पे रखा हुआ है, उसने हाइड किया हुआ है, डिवाइस में पासवर्ड लगाए हुए हैं, शेयर किया हुआ है किसी दोस्त के पास, हमने हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो डाटा निकालें, बिल्कुल, क्योंकि मकसद ही वो है। Exactly. सजा से ज्यादा डाटा निकालना मकसद। एग्जैक्टली सजा तो होगी 1 साल के बाद, सजा करवा के विक्टिम का वहां पे सजा के से ज्यादा उस पे कंसर्न होता है। डाटा हम सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। और दूसरा, हमारे पास जो इक्विपमेंट है, फोरेंसिक का इक्विपमेंट, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। सही। जो FBI यूज कर रही है वो FIA साइबर क्राइम यूज कर रहा है। हाँ, एक नाम ले देता हूँ, FTK, फोरेंसिक टूल किट, वो मिलियंस में उसका सॉफ्टवेयर आता है, वो साइबर क्राइम के पास है। और वो कहीं किसी दुनिया में कहीं पे चैलेंज नहीं हो सकता जो फोरेंसिक उसे, वो बिट बाय बिट डाटा निकालता है आपकी किसी भी डिवाइस से। एक और आसिफ साहब, ये साइबर क्राइम लॉ एक्सपर्ट हैं, लॉयर हैं, उनके साथ बात हुई थी, उन्होंने बोला जी कि ऐसे मामलात में PTA का अमल दखल है कि जो आपने डेटा रिमूव करवाना है उसके लिए PTA राइट फॉरम है, ना कि FIA साइबर। जैन कुरैशी, माशाल्लाह अच्छा नाम है जी जी, मेरे भाई हैं छोटे। अच्छा, उसमें होता ये है कि जो डाटा डिवाइस में पड़ा हुआ है वो वहां से निकालना है और उसको रिमूव करना है। ठीक है। जो डाटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, बिल्कुल, वो PTA का मैंडेट। अच्छा, वो PTA Okay. जैसे किसी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, वो PTA का मैंडेट है। अगर किसी गूगल की या किसी और भी ऑनलाइन, फेसबुक है, ट्विटर है, उसके इनबॉक्स में पड़ा हुआ है या उसके क्लाउड में ठीक है, पड़ा हुआ है, PTA का, वो FIA का काम, वो FIA ना। जो ऑनलाइन वेबसाइट पे पड़ा हुआ है वो PTA का जाती हैसियत में किसी की तहवील से डेटा लेना है वो FIA साइबर क्राइम करेगा, और अगर ऑनलाइन है तो वो PTA करेगा। आसिफ साहब, ऐसा हम खवातीन की तो बात करें कि खवातीन विक्टिम बनती हैं, ऐसा कभी हुआ कि कोई मर्द भी बना हो और उसके साथ सारे ऐसे मर्द हैं। एक में बड़ा आपका ये इस हवाले से आजकल जो चल रहा है, मैं वो मेरा ख्याल बताना चाहिए लोगों को अवेयरनेस के लिए। लड़की सोशल मीडिया पे ऐड करती है, फेसबुक पे खास तौर शादी करती है, वो ऐड करने के बाद वो उससे दोस्ती कर लेती है बंदे से, और उसका टारगेट कौन होता है, ये कोई रैंडमली नहीं होता। अच्छा, टारगेटेड बंदे होते हैं, यानी या कोई बड़ा बिजनेसमैन या कोई मीडिया का बंदा, जैसे भाई बड़े प्यारे हैं मतलब, तो इस तरह का कोई बंदा, आप भी कम हैं, तो वो होगा ये कि FIA वाले ज्यादा शौक करते कोई ज्यादा। जैसे प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के, जो रिस्पेक्टेबल लोग हैं, अच्छा उनको टारगेट करेंगे, जिनसे माल मिल सकता है, जिनसे माल मिल सकता है। और फिर क्या होगा, लड़कियां उनके गैंग का हिस्सा है, बाकायदा लड़की है, लड़की उससे बात करती है, विद इन 2-3 डेज। जो एक और चीज इनका टारगेट है, जो ऑफिसर्स हैं, बड़े ऑफिसर्स, तो वो बहुत सारे ऐसे देखे जो बेचारे कपड़ों से बाहर हो जाते हैं उस लड़की के कहने पे। अच्छा, वो लड़की भी हो जाती है, उसको तो कोई नहीं जानता। जब वो फ्रेंड ऐड करते हैं, वो उसकी फ्रेंड लिस्ट भी उठा लेते हैं, एक्सेस आ जाती है ना वहां तक। अच्छा, उस फ्रेंड लिस्ट के अंदर एक और फेसबुक ने ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो लोगों को बताना चाहिए कि उनको नहीं छेड़ना, आपने उनको अनेबल नहीं करना। माय कजन, उसमें कजन की सिस्टर, ब्रदर, फादर, आपने देखी होगी ऑप्शंस हैं, हमने उनको नहीं, वो जब हाईलाइट कर देते हैं कि ये हमारा कजन है, ये दोस्त है, एब्सोल्युटली, ये डॉटर है, ये हस्बैंड है, रिलेशन खुद बता देते हैं आप खुद। जो फ्रेंड ऐड होता है वो सारे वो उठा लेता है कांटेक्ट। सही। फिर उसके बाद जब उसकी वीडियो बना लेते हैं, उसको कहते हैं ये तुम्हारी बेटी है, ये बहू है, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। और वो बंदा जिस कैफियत में होता है उस वक्त, वो तसव्वुर नहीं कर सकता बंदा। और उस वक्त वो मरने की, मतलब वो कहता है मैंने सुसाइड कर लेना है। ऑब्वियसली हमारे साथ राब्ता हो जाता है, जाहिर है अक्सर हमारे FIA के दोस्त जो हैं ऑफिस से बाहर, हमारा रात को 2 बजे तक सोने तक यही हमारी ड्यूटी है जो चल रही होती है। तो अब आसिफ साहब वक्त कम है, मैं चाहता हूँ जाते जाते हमारे नाज़रीन को बता दें कि क्या प्लेटफॉर्म है, तरीका कार क्या है जिन्होंने देखिए, जो विक्टिम्स है ना, पहली चीज तो ये कि वो साइबर क्राइम विंग में जरूर जाएं, फीमेल्स खास तौर पे जो अच्छा, दूसरी चीज है कि उन्होंने थ्रेट नहीं करना उसको, जो उनको पता होता है ये हमें हरास कर रहा है, उसको थ्रेट नहीं करना, उसको बता के नहीं जाना मैं जी FIA जा रही हूँ हमारे खिलाफ। उसकी वजह ये होती है कि वो जो डाटा उसके पास, जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल कर रहा है, तो जो हमारे लिए एविडेंस होता है कोर्ट ऑफ लॉ में, वो कहीं ना कहीं छुपा देता है, उसके पास से मिलता नहीं है, उसका अरेस्ट नहीं डाल सकते। तो बगैर बताए साइबर क्राइम विंग के पास जाएं और कंप्लेंट जरूर करें वहां पे। एक तो खुद जाके कंप्लेंट की जा सकती है, 15 FIA साइबर क्राइम के सेंटर्स हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा ये होता है कि हेल्प डेस्क HELPDESK@NR3C NR3 3 डिजिट वाला C.gov.pk, गूगल भी किया जा सकता है इसको।
ये हमारा ईमेल एड्रेस है, ठीक है। complaint.fia.gov.pk ये पोर्टल है, यहाँ पे खुद बैठ के कंप्लेंट की जा सकती है। और साहब अब तो इस तरह के केस आ रहे हैं, लोग अपने आप को FIA ऑफिसर बता के बड़ा कुछ कर रहे हैं। जी, वो लास्ट कुछ दिन पहले FIA के ऑफिसर्स बता के बल्कि इस तरह के लोगों को अरेस्ट भी किया गया, जो FIA के और बाकी जो कुछ प्राइवेट लोग होते हैं इस तरह के, जो कहीं ना कहीं आपके साथ देख लेते हैं वर्किंग को और फिर प्रिटेंड करते हैं कि हम वो ऑफिसर हैं, कोई पायलट बना हुआ है, कोई मतलब FIA का ऑफिसर बना हुआ है, इस तरह के बहुत सारे फेक ऑफिसर्स। बल्कि एक मिनिस्टर साहब थे जो प्रोटोकॉल लेते रहे ये 2-3 साल पहले, उनको पकड़ा, वो बाकायदा वो मिनिस्टर लगते भी थे, उनको बाकायदा प्रोटोकॉल्स दिए गए, फिर उनको पकड़ा तो वो कोई मिनिस्टर नहीं थे। तो ये इस तरह के फ्रॉडिये जो हैं वो हर जगह पे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बड़ी अहम डिस्कशन थी जो आज के इस सेगमेंट का हिस्सा रही, तो उम्मीद है कि आपको भी इससे फायदा हुआ होगा। तो आप प्लीज इस तरह के लोगों से बचें, स्कैमर से दूर रहें। और बिल्कुल जो भी विक्टिम है जिनके साथ ये सारे मामलात हो जाते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, अपने इदारों पर एतमाद रखें, अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, कानूनी तरीका अपनाएं, इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिलेगा वहां से। तो यहाँ पर ब्रेक शामिल करेंगे जी, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सेहत की। तो आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर, सेहत से पहले गेस्ट द पर्सनालिटी, हमने अपने विनर अनाउंस करने थे, वही कैसे भूल सकती हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ कि हाई ब्लड प्रेशर की बात करके फिर हम गेस्ट द पिक्चर की तरफ आएंगे, लेकिन पहले बताया जाए कि विनर का कहीं ब्लड प्रेशर ना आई हो जाए। हाँ। तो जी आज हम आपको दिखाएंगे, बल्कि जो हमने कल तस्वीर आपको दिखाई, आपको दिखाते हैं जो लास्ट दिखाते हैं कि आज कौन है जो तस्वीर में निकलेंगे। कौन सी ऐसी शख्सियत है जो कल आपको दिखाई गई, उनके बचपन के पिक्चर थे और आपने क्या गेस किया, क्या वो सही था? दिखाई जाए तस्वीर। ओके, तो ये जनाब शान की पिक्चर थी, क्या बात है, और साथ उनकी मदर है, वेरी हैंडसम, वाह, बचपन में बहुत खूबसूरत, हमारे बड़े शानदार हीरो हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम शान साहब, और ये थी इनकी बचपन की फोटो। बिल्कुल, वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स। हाँ, मी टू। पाकिस्तान के बेहतरीन अदाकार। और जिन खवातीन हजरात ने सही जवाब दिया जी, उनका नाम लकी ड्रॉ में शामिल हो चुका है, और फिर हम जब विनर अनाउंस करेंगे तो लकी ड्रॉ में मैंने देखा, मेरे कमेंट्स में देखा कि मोस्टली लोगों ने सही जवाब दिया हुआ था। मुझे इतना अच्छा लगा कि देखें लोग जानते हैं अपने हीरोज को, जानते हैं उनके बचपन की पिक्चर्स को भी जानते हैं। बिल्कुल, लोग मोहब्बत करते हैं शान से बहुत, और लोगों को पता है कि ये शान की बचपन की तस्वीर है। वैसे साथ शान की वालदा थी और वो भी बहुत फेमस पर्सनालिटी है, तो यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं लोग। वैसे तो अगली तस्वीर हम दिखाएंगे, और ये तस्वीर मैं अनाउंस करने वाला हूँ कि ये तस्वीर देखें और पहचाने कि ये कौन सी सेलिब्रिटी है जी। इस शख्सियत को पहचाने कि ये कौन सी शख्सियत है। शख्सियत वो है कि जो डॉल बनी हुई है, इसको पहचानना है। हाँ, ये तो बहुत प्यारी है जो भी है, ये बच्ची जो भी है ये बहुत प्यारी है, और मुझे लगता है ये बड़े होकर बहुत कामयाब होंगी। अच्छा शेर बाबू, गैस करें कि ये किस फील्ड की सेलिब्रिटी? मुझे लगता है कि ये पॉलिटिशियन है। नहीं, मुझे लगता है कि ये एक्ट्रेस भी नहीं है, ये पॉलिटिशियन भी नहीं है, ये सिंगर भी नहीं है, ये मुझे किसी मॉर्निंग शो की होस्ट लग रही है। लो जी, मैं नहीं मानता, ये फिर चेटिंग है। शहर बानो को हमारे प्रोड्यूसर साहब बताते हैं सारे क्यूज, मुझे नहीं बताते। आई डोंट लाइक दिस, ये बाइस्ड प्रोग्राम किसी मॉर्निंग शो की होस्ट है, और आपने ज़रूर बताना है कि आप कमेंट करें। आप हमारे नंबर जो है स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर आप बता सकते हैं कि ये कौन है। हमने आपको इतना बड़ा क्यू तो दे दिया है कि किसी मॉर्निंग शो की होस्ट है। उसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं भी देता हूँ कि एक बड़ा खूबसूरत शख्स है जिनके साथ ये प्रोग्राम होस्ट करती है, तो ये बहुत बड़ा क्यू मैंने आपको दिया है, अब आपने गैस करना। सब कुछ बता दो। आप व्हाट्सएप नंबर टीवी स्क्रीन पर है, व्हाट्सएप करें, हमारे फेसबुक पेज पर जाके कमेंट करें, क्या बात है जी, लाइक सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल। बचपन में तो सारे बहुत प्यारे होते हैं, बड़े होकर पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर कमेंट करना है, और फ्राइडे को लकी ड्रॉ में जिसका भी नाम निकलेगा वो लकी पर्सन जो है उसको हम अनाउंस करेंगे, और रॉयल की वॉशिंग मशीन उसके नाम होगी। तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पहले जो है हमारे 3 विनर जो है हम अनाउंस कर चुके हैं, और अब हमारा चौथा विनर है। तो आपको अगर समझ आती है कि ये कौन सी मॉर्निंग शो होस्ट है, बता सकते हैं आप बार बार बता सकते हैं कि कौन सी मॉर्निंग शो होस्ट हैं, और आप यहाँ ये भी बता सकते हैं कि किनके साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये भी बता सकते हैं आप। बिल्कुल सही बात है। तो जी अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, सेहत की बात कर लेते हैं। तो सेहत के बारे में बात करें तो आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ बड़ों की ही बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल नौ उम्र बच्चों और यहाँ तक के जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनमें भी हम ये मर्ज देखते हैं। तो तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हालिया बरसों में बच्चों में हाई ब्लड प्रेशर की शरह में खौफनाक हद तक इजाफा
इजाफा देखने में आया। इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी जर्नल की तहकीक के मुताबिक दिन में 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बच्चों के खून के दबाव में इजाफा हो सकता है और वो बचपन से ही हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। 2 घंटे तो नॉर्मल सी बात है, हमारे बच्चे जो हैं वो तो 5-5, 6-6 घंटे यूज़ कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है वैसे। तो जी इस मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद है, माहिर ग़ज़ाइयत डॉक्टर ज़ैनब गोंदल। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। ज़ैनब ये तो मुझे बड़ा परेशान कर दिया इस बात ने कि पहले हम सुनते थे बड़ों के अंदर ये मसले थे, ब्लड प्रेशर हाई होना, बच्चों के अंदर भी ये मसाइल आना शुरू हो गए। बिल्कुल, बच्चों के अंदर जो है ये मसाइल बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ता देखा जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी जो हम देखते हैं वजह स्क्रीन टाइम और ये चीज़ें तो है ही, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो पेरेंट्स जो हैं वो खुद परेशानी में होते हैं, टेंशन में होते हैं और अपनी ही टेंशन अपने बच्चों में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, सबसे पहला स्ट्रेस हम बच्चों में देते हैं, फर्स्ट क्यों नहीं आए। क्लास में एक बच्चा ही फर्स्ट आ सकता है और फर्स्ट आने वाला जरूरी नहीं कि वही इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट बच्चा वो है जो कुछ अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी करके दिखाए। पढ़ाई हर बंदे के लिए नहीं होती और सब कर भी नहीं सकते। और हम घर में भी, हमारा जो बहन भाई ज्यादा पढ़ता है, हम सब उसी को सपोर्ट करते हैं। माँ बाप, पेरेंट्स जो हैं वो उसी की तारीफें कर रहे होते हैं, उसी की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद बाय द एंड यही ज्यादा सक्सेसफुल होगा, लेकिन वो सक्सेस रेट बाद में बहुत सारी जगहों पे बदल जाता है। दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि मेजर इशू जो आ रहा है वो ये है कि आपकी खाने की रूटीन जो है वो बहुत हद तक बदल चुकी है, जिसकी वजह से ओबेसिटी का रेट यानी मोटापा बच्चों में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और मोटापा जो है वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का 90% कॉज हो सकता है। सही। अगर आप में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी यानी मोटापा बढ़ता जा रहा है क्योंकि खाने की प्रैक्टिसेस जो है वो बहुत गलत हो गई हैं। हमने बच्चों में देखा कि जैसे ही आप देखें कि छुट्टियां होती हैं बच्चों को और हम देखते हैं कि बच्चे रात 3-3, 4-4 बजे मतलब सुबह तक जाग रहे होते हैं और पेरेंट्स बड़े आराम से कहते हैं कल से इसने स्कूल जाना है तो आज मैं इसको जल्दी सुलाऊंगा। लेकिन वो स्लीपिंग पैटर्न जो है वो उनका बदलता है, जिसकी वजह से हार्मोन्स जो है वो बचपन में ही आपके इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी बाय द एंड रिजल्ट आपकी ओबेसिटी हो रही होती है, आपको ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपको होती हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि पहले वक्तों में बहुत लड़कियों में स्पेशली बाल हुआ करते थे, अब लड़कियों के बाल नहीं है, कम है बालों की जो क्वांटिटी है। उसका मेन रीजन यही है कि बचपन से जो स्ट्रेस की रेशो है या खुराक बहुत ज्यादा वो इतनी खराब है कि आप जो है उसको कभी भी कम्पीट और इसकी ये भी वजह एक हो सकती है कि हम ऑर्गेनिक चीजों से बहुत दूर हो गए। एग्जैक्टली, शुगरी फूड्स आपके जो है, हमें लगता है कि मीठा सिर्फ हमें डायबिटीज कॉज करता है, बल्कि मीठा जो है वो हमें ब्लड प्रेशर भी कॉज कर रहा होता है। तो हम कैसे ये चीज को जाहिर देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि हमारे बच्चा जो है वो ब्लड प्रेशर का मरीज? ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं? आपका बच्चा जो है वो बात बात पे एग्रेसिव होना बहुत ज्यादा। आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बच्चे को स्क्रीन ही दे रहे हैं, स्क्रीन आप वापस लेते हैं तो आप देखिए बच्चा करना शुरू कर देता है, तरह से रिएक्ट करता है। वो तो सबके कर रहे हैं आजकल, वो तो सारे चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप अगर बच्चे को मैनेज करके टाइम दें, आप उसको बताएं कि 30 मिनट सुबह है, 30 दोपहर है, 30 रात है, फिर भी आपका 1.5 आवर बनता है। और 30 मिनट्स की लिमिट आप उसको सेट करके दें और 30 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर अपने ये तो नेचुरल है। मैं जितने बच्चों को देख रही हूँ, मेरे घर में मेरी बेटी भी है, वो भी ये कि आईपैड यूज कर रही है और अगर ले तो इतनी क्रैंकी होती है। एग्जैक्टली। तो इसकी मतलब किस तरह ये इसका ये है कि आप अपना एक पैटर्न सेट कर लें। बिल्कुल, अगर आप अपने बच्चे का एक टाइम टेबल बना देते हैं और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो चलता है। आई नो कि ये पेरेंट्स के लिए बहुत एक मुश्किल चीज है कि आप अपनी लाइफ भी बैलेंस करें, अपना काम भी बैलेंस करें, बच्चे की भी एग्जैक्टली स्क्रीन टाइम तो मैनेज करना आजकल बहुत। लेकिन इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो फिजिकल हेल्थ है और फिजिकल गेम्स जो हैं वो हमने बहुत फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं, आउटडोर एक्टिविटीज। पेरेंट्स ये कर सकते हैं ना कि आप दिन का 1 घंटा डेडिकेट करें अपने बच्चों के लिए और अपनी सेहत के लिए। जब आप वॉक, एक्सरसाइज हम रिकमेंड करते हैं थ्रू आउट स्टेजेस सारी लाइफ में, आप खुद बाहर निकलें, पार्क में जाएं, वॉक करें, बच्चे को पास फुटबॉल खेलने दें। बच्चा जो है वो बाकी बच्चों से इंटरैक्ट करेगा, स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, वो खेल कूद पे ज्यादा फोकस्ड रहेगा। और आप ये देखें कि 1, 2 से 3 दिन अगर आप ये प्रैक्टिस कराते हैं, चौथे दिन आप लेजी हुए होंगे, बच्चा ज्यादा एक्टिव होगा उस पार्क में जाके खेलने के लिए, वॉक करने के लिए, उसके फ्रेंड्स बन चुके हुए होंगे, वो उनके साथ एंजॉय करना चाहिए। बैलेंस लाइफ और स्ट्रेस ना ली जाए, अच्छी खुराक खाई जाए, वर्कआउट किया जाए, इन सारी चीजों से आप सिचुएशन रिवर्स कर सकते हैं। एग्जैक्टली, सही, बिल्कुल। अगर आपने अपनी लाइफ में अच्छा खाना डाल दिया है, सही, और बाकी सब कुछ खुद ब खुद मुझे लगता है मैनेज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि ज्यादा एग्रेशन जो बच्चों में हम देखते हैं, जब भूख लगी हुई होती है बताना नहीं आता कि भूख कैसे लगी हुई है, तो उस टाइम पे उल्टा सीधा बच्चों को जो मिलता है वो अपनी बॉडी में डालते चले जाते हैं।
तो बजाय इसके कि वो उल्टा सीधा डालें, आप उनको टाइम पे अगर खाना दे देते हैं तो बच्चे, आप देखे होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं, आप अगर उनको एक दिन 4 बजे दूध दें, अगला 6 बजे दें, 8 बजे दें, 10 बजे दें, वो अगले दिन 4 बजे ही रोते हैं कि हमें फिर से चाहिए। वही साइकिल एक बन जाता है। एग्जैक्टली सेम इज द केस बड़ों के साथ भी यही होता है। मतलब जो बच्चे 3-4 साल में आ जाते हैं, लेकिन वहां पे हम रूटीन खराब कर रहे होते हैं, हम खुद, ये हमारा मसला है। एग्जैक्टली हम अपना स्ट्रेस बच्चों में डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बीपी के मरीज बन क्या रहे इसकी ये वजह भी हो सकती है कि अगर हम बच्चों को बहुत ज्यादा शुगर भी दे रहे हैं तो वो भी इफेक्ट करती है इस तरह से? बिल्कुल, अगर आप बच्चों को बहुत ज्यादा बेकरी आइटम्स या रेस्टोरेंट्स की चीजें खिला रहे हैं, अब बेकरी आइटम में हम एक ही नुकसान अक्सर सुनते हैं, सॉरी हाफ कुक्ड मील जो है, हमारी शुगरी ड्रिंक्स जो हैं वो इतना ज्यादा आपके हार्मोन्स को और शुगर लेवल्स को हाई कर देती हैं कि उसके बाद बाय द एंड हम देखते हैं कि वो एग्रेशन जो है वही नजर आ रहा होता है। और सबसे बड़ी एक और मेन रीजन ये भी है कि बच्चे जो हैं वो सीखते हैं, जो वो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं। अब उनकी सराउंडिंग को बेहतर बनाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही। ना सिर्फ खाना के लिए काम करना, उनके घर के माहौल के लिए काम करना, बड़ों के लिए करना। और मैं एक ये छोटा सा मैसेज, बल्कि बहुत बड़ा है लेकिन छोटा सा मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि हस्बैंड वाइफ में इख्तलाफात हर जगह होते हैं, लेकिन प्लीज़ उसको बच्चों के सामने मत एक्सप्रेस किया करें। आप अलग से उसको कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे ने परसीव ये, आप शायद उसको 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद भूल जाएंगे, लेकिन वो बच्चा आपके अल्फाज कभी नहीं भूलेगा। और बीपी का मरीज होना एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपके बाप ने या माँ ने बचपन में आपको जो बातें एक दूसरे को बोली होती हैं वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं, और आपके जो हालात बड़े होकर भी होते हैं वो उनको इफेक्ट करती है। इसमें ये चीज़ भी होती है ज़ैनब कि अगर आप बच्चे के साथ अब्यूजिव हैं, बच्चे को मार रहे हैं बात पर, तो भी बच्चा इसका शिकार हो सकता है। बिल्कुल, ये तो अब आपने गवर्नमेंट स्कूल्स में पिछले को 15 साल से बाहर लिखा हुआ देख रहे हैं, मार नहीं प्यार। तो वही चीज़ है, आप घर पर भी अगर उसको इम्प्लीमेंट करें कि आप प्यार से रहें। अगर आप प्यार से बच्चे को, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेजिटेबल्स का नाम ले रही हूँ, कद्दू टिंडे भी खिलाएंगे ना तो वो खुश होकर खाएगा। आप गुस्से से नाराज होकर उसको पिज्जा भी देंगे ना तो वो रोता हुआ ही उसको खा रहा होगा। बिल्कुल और आप रोते हुए अगर एक चीज को खा रहे हो, और ये चीज मैंने नोटिस किया कि बच्चा जो है वो बड़ों से ज्यादा इमोशंस को समझता है। एग्जैक्टली। डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त को, सुनो पाकिस्तान को आपने वक्त दिया। और बैलेंस लाइफ जी, वर्कआउट करें, अच्छी खुराक खाएं, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें, लड़ें झगड़े बिल्कुल नहीं, अपना बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अपना आपने तो बिल्कुल फरिश्तों वाली लाइफ का बता दिया, ये सब कुछ करें। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम को पहुंचा है। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।